अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी देवता एपिसोड 34। प्लीज़ लाइक द वीडियो, थैंक यू। जब मेरी आंख खुली तो जहाज़ के इंजन का हल्का हल्का सा शोर सुनाई दे रहा था। मैं 2-4 मिनट तक बिस्तर पर पड़ा रहा, फिर दिमाग की स्क्रीन पर उकाब को देखने लगा। वो अपने मातहतों को जहाज़ की सफाई करते देख रहा था। जहाज़ का रंग पहले हल्का सब्ज था। कितने ही लोग रस्से की सीढ़ियों से बाहर लटक कर सब्ज रंग को कास्टिक सोडा से धो रहे थे। सब्ज रंग छूट रहा था और उसकी तह से नीला रंग उभर रहा था, जो इस जहाज का असली और पक्का रंग था। इसके साथ ही जहाज के दोनों तरफ रोमाना का नाम उभर रहा था। उकाब ने अपनी बेटी के नाम पर इस जहाज का नाम रोमाना रखा था। पेंटर इस नाम की सफेदी को दोबारा सफेद रंग से चमका रहे थे। जहाज के ऊंचे मस्तूल पर अब पुर्तगाली परचम लहरा रहा था। गोया अब वो जहाज किसी स्मगलर का नहीं, बल्कि एक पुर्तगाली रईस आजम रोजू ब्रांडू का था। मैं रोजू ब्रांडू उर्फ समुद्री उकाब के दिमाग में था। वो अब इस कैबिन में पहुंच गया था, जहां मेकअप का सामान, विग्गें और चेहरे के मुख्तलिफ मास्क थे। उसने खुफिया दीवार के एक खाने से चंद कागजात निकाले, उन पर एक नज़र डाली, फिर उन्हें ब्रीफ केस में रख लिया। वो जाली कागजात इस बात का सबूत थे कि मिस्टर रोजू ब्रांडू दूसरी शादी की घर से लड़की पसंद करने फार्मूसा गए थे। वहां मशरकी बंदरगाह में उनका जहाज रोमाना 48 घंटे तक लंगर अंदाज रहा। फिर पिछले दिन शाम को वो जहाज वापस हांगकांग के लिए रवाना हो गया। वो कागजात ऐसी महारत से तैयार किए गए थे कि कोई उन्हें जाली नहीं कह सकता था। फार्मूसा जाने की वजह बड़ी मज़का खेज थी कि मिस्टर ब्रांडू लड़की पसंद करने गए थे, लेकिन बाद में पता चला कि दूर दूर के कितने ही ममालिक में ये बात मशहूर है कि खानदानी रईस रोजू ब्रांडू अपनी पसंद की लड़की तलाश करने के लिए नगर नगर घूमते हैं और पासपोर्ट और खुसूसी इजाज़तनामों में बाकायदा ये वजह लिखवाते हैं। बहरहाल वो जिंदा दिल उकाब कानून के साथ भी बड़ी खूबसूरती से मजाक कर रहा था। वो ब्रीफ केस को बंद करने के बाद आईने के सामने आया, फिर उसने अपने सर से सफ़ेद बालों की विग उतारी, फिर अपने चेहरे से आहिस्ता आहिस्ता समुद्री उकाब का मास्क उतारने लगा। मैं उसके दिमाग से निकल आया, क्योंकि शाम 5 बजे के बाद उससे मुलाकात होने वाली थी। मैंने सारा को देखा तो वो सो रही थी। फिर मैंने मेयून की खबर ली, वो मुझे तलाश करती फिर रही थी। बाद में उकाब ने उसे समझा दिया कि फ्रीज से 5 बजे के बाद मुलाकात होगी। अब वो थक हार कर डाइनिंग हॉल में दोपहर का खाना खा रही थी। अपने आसपास के माहौल से मुतमईन होने के बाद मैं सोनिया के पास पहुंच गया। सोनिया ने जदीद तराश की मैक्सी पहनी थी, जिस पर गुलाबी और फिरोजी कलर के शेड्स थे। गले में हीरों का हार जगमगा रहा था, कानों में सुच्चे मोतियों के टॉप्स थे, कलाइयों के ब्रेसलेट पर नगीने जड़े हुए थे। सर के बाल इतने खूबसूरती से सेट किए गए थे कि बालों की कितनी ही दबीज लटें उसके शानों पर सांपों की तरह बल खा गई थी। ऊंची एड़ी के सैंडल ने उसके दराज कद को और दराज कर दिया। तनी हुई भवें, अकड़ी हुई गर्दन, चेहरे पर रौब, हुस्न तारी था और सरापा शबाब की मुंह बोलती तस्वीर। मैंने उसे मुखातिब करते हुए कहा, या हैरत, क्या तुम अपना निकाह पढ़वाने जा रही हो? वह मुस्कुराती हुई बोली, इन लोगों ने मेरे सामने पूरा बाजार लाकर रख दिया है। मैंने भी सोचा चलो बहुत दिनों से श्रृंगार नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हारी सोच के आईने में तुम्हें अपना ये रूप दिखाऊंगी। कैसी लग रही हूँ? कुछ ना पूछो, तुम पास होती तो तुम्हारे हुस्न के जर्रे जर्रे को चूम कर तारीफें करता। वो आईने के सामने खुशी से बल खाकर घूम गई। मैंने पूछा, ये तुम्हें क्या सूझी है? भाई, तुम दुनिया की दूसरी खतरनाक तंजीम के नुमाइंदों से मिलने जा रही हो। याद दिलाने का शुक्रिया। मैंने मैक्सी के अंदर पतलून और बुनियान पहनी है और पतलून की जेब में इशारिया 3-8 का रिवॉल्वर है। उससे भी ज़्यादा खतरनाक हथियार मेरे दिमाग में है, और वो है मरहूम फरहाद की टेलीपैथी। वह एक अदाए नाज से चलती हुई ख्वाबगाह से बाहर आई। कोठी के बाहर उसके लिए कार का पिछला दरवाज़ा खोला गया। मैंने पूछा, चिंपैंजी वगैरह कहाँ हैं? वो पिछली सीट पर बैठती हुई बोली, मैंने उसे शैला और मैरलिन के साथ शहर में तफरीह के लिए भेज दिया है। कार स्टार्ट होकर कोठी के अहाते से बाहर जाने लगी। उसने पूछा, फरहाद क्या ख्याल है, वहाँ मास्क मैन से मुलाकात होगी? नहीं, मैंने कहा, जाहिर सी बात है कि वो हमारी ख्याल ख्वानी का शिकार होने के लिए ना तुम्हारे सामने आएगा और ना ही अपनी आवाज़ सुनाएगा। अच्छा सोनिया, तुम चलो, मैं तुमसे पहले तुम्हारी मंजिल पर पहुंचकर देखता हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है। ज्यूरिच नामी जिस शख्स ने मास्क मैन बनकर सोनिया को खुशामदीद कहा था, मैं उसी शख्स के दिमाग में पहुंच गया। वो एक बहुत बड़े हॉल की बालकोनी में खड़ा हुआ एक नौजवान औरत से बातें कर रहा था। हॉल में बहुत सी औरतों के साथ बहुत से मर्द दूर तक नजर आ रहे थे। कोई कॉफ़ी से और कोई विस्की वगैरह से शुगल कर रहा था। मैं एक तरफ से बारी बारी सबके दिमागों तक पहुंचने का रास्ता बनाने लगा। पहले उस नौजवान औरत की सोच पड़ी जो ज्यूरिच से पूछ रही थी, ये मादाम सोनिया, हमारी तंजीम में कोई नई रंग रूट है? क्या भेजती है ये? ज्यूरिच ने कहा, मादाम बहुत खतरनाक बिजनेस लेडी हैं, वो जिसे चाहे खड़े खड़े बेच देती हैं। अभी आएंगी तो देख लेना। उसने तंजिया अंदाज में हंसते हुए कहा, देख लूंगी। मैंने उसकी सोच में कहा, देख लूंगी मेरा नाम भी? उसने अपना नाम लिया, मादाम मारिया है। मारिया वहां से पलटकर जरा दूर एक स्याफाम नौजवान की तरफ गई। वह नीग्रो अफ्रीका के किसी हिस्से से आया था। तंजीम में शायद उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत थी।
क्योंकि बहुत से मर्द और औरतें उसे घेरे हुए थे, लेकिन सभी उसे नजरें मिलाने से कतरा रहे थे। हालांकि वो स्याह चश्मा पहने हुए था, इसके बावजूद वो लोग सर झुकाकर या दूसरी तरफ देखकर उसे बातें करते थे। मादाम मारिया उसे सोनिया के बारे में कुछ कहना चाहती थी और इस भीड़ में भी सोनिया का ही जिक्र हो रहा था। मादाम मारिया सोच रही थी, मादाम सोनिया अगर ऐसी ही खतरनाक है तो फिर ये कोबरा मैन उसके लिए काफ़ी होगा। इससे ज़रा छेड़छाड़ हो तो मज़ा आ जाएगा। कोबरा जहरीले नाग को कहते हैं। अगर उसे कोबरा मैन कहा जाता था तो यकीनन वो जहरीला आदमी होगा। मैं बड़ी सहूलत से मादाम मारिया को कोबरा मैन के बारे में सोचने पर मजबूर करता रहा। वह सोचती जा रही थी कि कोबरा मैन का नाम एंटोनी है। इसके माजी के बारे में शायद मास्क मैन जानता होगा। दूसरा सिर्फ इतना जानते हैं कि एंटोनी का बचपन जनूबी अफ्रीका के जंगलों में गुजरा था और जहरीले सांपों के दरमियान इसकी परवरिश हुई। कोई भी जहरीला सांप इसे काट ले तो असर नहीं होता। इसकी आंखों में ऐसी जहरीली कशिश थी कि कोई इसे नजरें नहीं मिला सकता, इसलिए वह तंजीम में कोबरा मैन कहलाता था। मादाम मारिया इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी और जो कुछ इस हल्का की औरतों को जानना चाहिए था वो ये था कि कोबरा मैन की जहरीली शख्सियत बड़ी ही पुरकशिश थी। वो स्याफाम था, इसके बावजूद औरतें बेख्तियार उसकी तरफ खिंची जाती थीं। मैंने मारिया को कोबरा मैन की तरफ पलटा दिया। वो बोली, मिस्टर एंटोनी, सोनिया के मुतल्लिक तुम्हारी क्या राय है? एंटोनी ने सर घुमाकर मारिया को देखा तो उसने फौरन नजरें झुका लीं। वह मुस्कुराकर बोला, मादाम मारिया, मैं देख रहा हूं कि यहाँ सभी अपने अपने तौर पर उस आने वाली को अजूबा या खतरनाक समझ रही हैं और हम सबके दिमाग में यही तासुर बिठाया गया था। बहरहाल मैं एक बात जानना चाहता हूँ, वो कैसी ही खतरनाक हो मेरे सामने नजरें झुकाकर बात करेगी। अब मैं कोबरा मैन के दिमाग में था। वो सोच रहा था, सुना है सोनिया हसीन भी है। हसीन औरतें तो खुद ब खुद मेरी जानिब खिंची चली आती हैं। मेरे लिए आज की खुराक आ रही है। ये सांप की फितरत है, कोई उसे छेड़े या ना छेड़े, वो अपने सामने आने वालों को डसने के लिए फन जरूर उठाता है। मैं उस जहरीले दिमाग से मुतारिफ होने के बाद जोसेफ के दिमाग में पहुंच गया। वह तमाम अफराद की तरह बड़े हॉल में मौजूद नहीं था, उसी इमारत के कॉरिडोर से गुजर रहा था। अभी हॉल में बहुत से लोगों से मुतारिफ होना था। शायद मैं जोसेफ के दिमाग से वापस चला जाता, मगर उसकी सोच ने चौंका दिया। वो मास्क मैन से बातें करने जा रहा था। उसे ये इतला मिल गई थी कि सोनिया वहां आने के लिए अपनी रिहाइशगाह से चल पड़ी है। वो मास्क मैन को ये इतला देने जा रहा था। एक कॉरिडोर से गुजरने के बाद वो दूसरे कॉरिडोर की तरफ मुड़ गया। फिर एक दरवाजे के सामने आकर उसने कॉल बेल के बटन को दबाया। दरवाजे के ऊपर सुर्ख रंग का बल्ब जलने बुझने लगा। फिर वो दरवाज़ा खुलता चला गया। जोसेफ कमरे में दाखिल हुआ तो वो दरवाज़ा बंद हो गया। उसने आगे वाले दूसरे दरवाजे के पास पहुंचकर अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और उसे दरवाजे के लेटर बॉक्स नुमा खाने में डाल दिया। फिर इंतजार करने लगा। 20 सेकंड बाद वो दरवाज़ा खुल गया। खुले हुए दरवाजे से एक बहुत वसीओरीज कमरा नजर आ रहा था। वस्त में बहुत बड़ी गोल मेज थी जिसके अतराफ खाली कुर्सियां रखी हुई थीं। एक मुसल्ला गार्ड ने जोसेफ को उसका कार्ड वापस किया। वो आगे बढ़ता हुआ मेज के दूसरी तरफ गया। वहां दीवार के साथ एक बहुत बड़ी मशीन रखी हुई थी। मशीन कद्दे आदम थी और इसकी बनावट भी इंसानी जिस्म की तरह थी। इसका सर से गर्दन तक का हिस्सा चौकोर था, गर्दन से कमर तक का हिस्सा लंबाई में मुस्ततील था। फिर इसके नीचे 2 पैरों की तरह 2 सतून थे। सर के चौकोर हिस्से में 2 आंखों की जगह 2 रिकॉर्ड स्पूल थे। नाक की जगह आवाज वसूल करने वाला माइक था और मुंह, उसका मुंह जरा सा खुला हुआ था जैसे वो कुछ कहने वाला हो। जोसेफ ने मशीन के सामने अटेंशन होकर कहा, माय लॉर्ड मास्कमैन, मादाम सोनिया अपनी रिहाइशगाह से रवाना हो चुकी हैं। 45 मिनट में यहाँ पहुंच जाएंगी। आपके सामने किस वक्त हाजिर किया जाए? उसकी बात खत्म होते ही दोनों रिकॉर्ड स्पूल घूमने लगे। फिर मशीन के मुंह से सफ़ेद कागज़ की रिबन निकलने लगी। इसके बाद दोनों स्पूल थम गए। कागज़ की रिबन भी रुक गई। जोसेफ ने हाथ बढ़ाकर उस रिबन को थाम कर पढ़ा। उस पर लिखा था, मादाम सोनिया को हमारे बासलाहियत लोगों से मुतारिफ कराओ। 11:30 पर हम अपने तमाम मातहतों को यहाँ देखना चाहते हैं। मैं जोसेफ के दिमाग से मास्कमैन तक पहुँच गया था, मगर ना उसे सोनिया देख सकती थी, ना मैं उसकी आवाज़ सुन सकता था और ना मेरी ख्याल ख्वानी की परवाज़ उस मशीनी दिमाग तक पहुँच सकती थी। इस घड़ी सोचने का मुकाम था कि मास्कमैन एक इंसान है या महज एक कंप्यूटर। ये साइंसी दौर है। इस दौर में जिस मुकाम पर इंसान का दिमाग थक जाता है उस मुकाम से आगे कंप्यूटर बोलते हैं। वहाँ जो कंप्यूटर मशीन थी उसने जोसेफ की बातें सुनी थी और फ़ौरन ही इन बातों का जवाब तहरीर की खामोश जुबान से दिया। बेशक वो कंप्यूटर का कमाल था, मगर जो जवाब दिया गया वो जवाब किसी इंसान के दिमाग से निकला था। क्योंकि मशीन बोल सकती है मगर खुद नहीं बोल सकती, उसके पीछे किसी न किसी गोशा से इंसानी दिमाग को बोलना पड़ता है। जोसेफ मशीन से रुखसत होकर जाने लगा तो मैंने उसके दिमाग में सोच पैदा करते हुए कहा, मास्कमैन वाकई आहनी पर्दों के पीछे छुपा हुआ है। कोई इस मशीन के जरिए उस हस्ती तक नहीं पहुंच सकता। उसकी सोच ने कहा, हाँ नहीं पहुंच सकता। पता नहीं वो कहाँ है और कितनी दूर बैठा हुआ है। मैं तो ये समझने लगा हूँ कि वो इंसान नहीं, एक कंप्यूटर है। आज मादाम सोनिया को पता चलेगा कि ये कंप्यूटर मशीन भी टेलीपैथी जानने वालों की तरह दूसरों की सोच की लहरें वसूल करती है और उसका जवाब देती है। जोसेफ की बात सुनकर मैं उलझ गया। वो नाकाबिल यकीन बात सोच रहा था।
भला मशीन सोच की लहरों को किस तरह रिसीव कर सकती है? इस सवाल का जवाब यही समझ में आता था कि मशीन के पीछे जो मास्क मैन है वो टेलीपैथी जानता है, लेकिन ये बात भी जहन कबूल नहीं कर रहा था। अगर टेलीपैथी का इल्म मास्क मैन की मुट्ठी में होता तो वो कम से कम सोनिया से अपनी आवाज़ न छुपाता। उसे इल्म के जरिए अब तक ये मालूम हो जाता कि सोनिया टेलीपैथी नहीं जानती है और जो उसके साथ रवाबित कायम कर रहा है वो दरअसल फरहाद है। अगर टेलीपैथी जानने वाले मास्क मैन को यह हकीकत मालूम हो जाती तो वह सोनिया की बजाय बराह रास्त मेरी खिदमत हासिल करना चाहता। इन हक़ाइक़ के पेश नज़र में यकीन से कह सकता था कि मास्क मैन का बाप भी टेलीपैथी नहीं जानता। मैं जोसेफ के दिमाग से निकलकर सोनिया के दिमाग में पहुंचा। वो अभी तक कार की पिछली सीट पर बैठी हुई खिड़की के पार देख रही थी। मैंने कहा, मेरी जान, मैं मास्क मैन से मिलकर आ रहा हूँ। क्या वाकई? उसने हैरानी से पूछा। हाँ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, मगर उससे मिलकर तुम्हें मायूसी होगी। क्यों? क्या वो तुम्हारी तरह गुलफाम नहीं है? मैंने कहा, बेचारा गुलफाम ना होता, जैसा तैसा इंसानी होता, मगर वो एक कंप्यूटर है। क्यों मजाक कर रहे हो? ये मजाक नहीं है। जब तुम वहां जाओ तो उस मास्क मशीन से कहना। वो मुस्कुरा कर बोली, ये मास्क मशीन क्या होती है? भाई क्या बताऊं, अभी तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा कि उसे मास्क मैन कहूं या कंप्यूटर मशीन, इसलिए मास्क मशीन कह रहा हूं। बहरहाल सुनो, तुम उस मशीन के सामने पहुंचकर कहना कि तुम सोच के जरिए गुफ्तगू करना चाहती हो। क्या मतलब? क्या वो मशीन मेरी सोच पढ़ लेगी? हाँ, अब तक की मालूमात यही हैं। तुम वहां पहुंचोगी तो सारी हकीकत सामने आ जाएगी। मैं उससे क्या बातें करूंगी? मेरी तरफ से जो सोचें तुम्हारे दिमाग में आती रहेंगी, तुम वही बोलती रहोगी। अच्छा ये बताओ, वहाँ और कौन लोग हैं? ज्यूरिच और जोसेफ के बारे में तुम जान चुकी हो। उनके अलावा एक मादाम मारिया है जो तुम्हें अपने से ऊंची मादाम समझने के लिए तैयार नहीं। एक बहुत ही जहरीला नीगरू नौजवान है, उसका नाम अंतोनी है, मगर कोबरा मैन कहलाता है क्योंकि उसकी परवरिश जनूबी अफ्रीका के जंगलों में सांपों के दरमियान हुई है। उस पर किसी सांप का जहर असर नहीं करता। माय गॉड, सोनिया ने पूछा, फिर तो वो खुद भी जहरीला होगा। पता नहीं, वो स्याफाम है, मगर उसकी शख्सियत में ऐसी नशीली कशिश है कि औरतें खुद ब खुद उसकी तरफ खींची जाती हैं। उसने तुम्हारे मुतल्लिक 2 दावे किए हैं। अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं। उसकी आंखों में ये जहरीली कशिश है, कोई उससे नजरें मिलाकर बातें नहीं कर सकता। उसने कहा है कि सोनिया कितनी ही खतरनाक हो, वो मेरे सामने नजरें झुकाकर बात करेगी। बेचारा। सोनिया ने उससे हमदर्दी की। दूसरा दावा यह है कि तुम आज रात उसकी ख्वाबगाह की जीनत बनोगी। फिर एक बार उसे बेचारा कहूंगी। अब तुम किसी दूसरे का जिक्र करो। उसी वक्त उसकी कार एक इमारत के हाथे में दाखिल होने लगी। मैंने कहा, तुम मंजिल पर पहुंच गई हो। मैं इमारत के अंदर जाता हूं, वहीं मुलाकात होगी। मैं वहां से सीधा कोबरा मैन के दिमाग में पहुंच गया। उस वक्त ज्यूरिच इतला दे रहा था कि मादाम सोनिया तशरीफ ला रही हैं। सब अपनी बातें और कह कहे भूलकर दरवाजे की तरफ देखने लगे। कोबरा मैन दूसरों से कतराकर हॉल के एक गोशा में चला गया। वो चाहता था कि सोनिया से सबसे आखिर में उसका तारुफ हो। ज्यूरिच दरवाजे पर खड़ा हुआ था। सोनिया के आते ही वो अदब से एक तरफ हट गया। सोनिया निगाहों के सामने आकर दरवाजे के फ्रेम में एक हसीन तस्वीर की तरह जुड़ गई। क्या मर्द, क्या औरतें, सभी की नजरें उस पर जम गईं। क्योंकि सोनिया उस वक्त देखने की चीज थी। उसने जदीद तराश की मैक्सी पहनी थी जिस पर गुलाबी और फिरोजी रंग के शेड्स थे। गले में हीरों का हार जगमगा रहा था। कानों में सुच्चे मोती के टॉप्स, कलाइयों के ब्रेसलेट पर नगीने लगे हुए। सर के बाल इतनी खूबसूरती से सेट किए गए थे कि बालों की कितनी ही दबीज लटें उसके शानों पर सांपों की तरह बल खा गई थीं। ऊंची एड़ी के सैंडल ने उसके दराज कद को और दराज कर दिया। तनी हुई भमें, अकड़ी हुई गर्दन, चेहरे पर रोबे हुस्न तारी था और सरापा शबाब की मुंह बोलती तस्वीर। हॉल के दूर उफ्तादा गोशे में खड़ा हुआ एंटोनी उर्फ कोबरा मैन उसे यूं देख रहा था जैसे पहले कभी औरत देखी ना हो। उसकी सोच सांप की तरह फुंका रही थी कि मुझे ये औरत चाहिए। वो जहरीली नजरों से देख रहा था और दांत पर दांत जमाए मुस्कुरा रहा था। उसकी सोच कह रही थी कि जब वो स्याह चश्मा उतार कर सोनिया को देखेगा तो वो जहरीली कशिश के तहत खिंची चली आएगी। हॉल के दूसरे लोग सोनिया को देखने के बाद अब एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनके जहनों में जो एक खतरनाक सोनिया का तासुर था वो खत्म हो गया, क्योंकि सोनिया की सज धज और बड़ी नज़ाकत से खड़े होने का अंदाज बता रहा था कि ऐसी हसीना को सिर्फ शादी ब्याह की तकरीबात में शरीक होना चाहिए। यहाँ तो कोई भी मनचला इस मलका नज़ाकत को उठाकर ले जाएगा। जोसेफ ने आगे बढ़कर अदब से कहा, मादाम, यहाँ आपकी मौजूदगी हमारे लिए फ़ख्र का बायस है। ये तमाम लेडीज़ एंड जेंटलमैन हमारी तंजीम के अहम सतून हैं। मास्कमैन कहता है कि ये जाले मौत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराने वाले मेरी तंजीम की जान है और इनसे मेरी बर्तरी कायम है। और लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये हैं मादाम सोनिया, मास्टरों की तंजीम की सबसे ख़तरनाक मादाम। मादाम के मुतल्लिक इतना कह देना काफ़ी है कि जब तक ये सांस लेती रहेंगी तब तक सुपर मास्टर की सांस उखड़ती रहेगी। वो कभी सुकून की नींद नहीं सो सकेगा। सब लोग सोनिया को गहरी टटोलती हुई नज़रों से देखने लगे कि 16 सिंगार करने वाली में आखिर कौन सी ऐसी बात है जिससे सुपर मास्टर खाइफ रहता है। मादाम मारिया के पास खड़ी हुई एक जवान औरत ने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर जोसेफ, मैं बताऊं कि सुपर मास्टर सुकून से क्यों नहीं सोच सकता। टू बी वेरी फ्रैंक,
मादाम सोनिया का हुस्न जमाल ऐसा है कि मोहतरमा के इश्क में रात भर करवटें बदलता रहता होगा। इस बात पर सभी कहके लगाने लगे। सोनिया फराक दिली से मुस्कुरा रही थी। मैंने उस नौजवान औरत की सोच पड़ी। उसने ये बात मजाकन कही थी। उसका मकसद सोनिया का मजाक उड़ाना नहीं था। वह दूसरों की सलाहियतों से जलने कुड़ने वाली औरत नहीं थी। उसके दिल में सोनिया के लिए इज्जत थी। मैंने उसका नाम मालूम करने के बाद सोनिया को उसके मुतल्लिक बता दिया। सोनिया ने आगे बढ़कर उससे मुसाफिया करते हुए कहा, हेलो मादाम वीरा, मैं लोगों के हंसने का बुरा नहीं मनाऊंगी क्योंकि तुमने ये बात महज मजाकन कही है। वह हैरानी से बोली, आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? क्या हम सब के मुतल्लिक आपको पहले से बता दिया गया है? बिल्कुल नहीं, सोनिया ने मुस्कुराकर कहा। मैं दुनिया के हर इंसान को किसी तारुफ के बगैर पहचान लेती हूँ। उसका ये दावा सभी सुन रहे थे। जोसेफ ने बुलंद आवाज से कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मादाम सोनिया के ये दावा दुरुस्त है। ये आप लोगों के अंदर झांक कर, आपके दिलों का हाल मालूम करके तारुफ के बगैर आपको पहचान लेंगी। ये कैसे मुमकिन है? भला ऐसा कभी हो सकता है? अगर ऐसा मुमकिन है तो फिर ये जादूगरी है। तमाम लोग अपनी अपनी बोलियां बोल रहे थे और आपस में चहमगोइयां कर रहे थे। फिर एक सेहतमंद और खूबरू जवान ने कहा, हाथ कंगन क्वार सी क्या, मैं अभी आजमा लेता हूँ। वो सोचते हुए आगे बढ़ा। मैं सोनिया से मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाऊंगा। जब वो मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाएगी तो मैं अपना हाथ हटा लूंगा। फिर अपना तारुफ कराऊंगा कि मैं बैंकॉक का हैवी वेट चैंपियन हूँ और मिस्टर बैंकॉक कहलाता हूँ। मैंने सोनिया से कहा, इससे मुसाफिर न करना और मेरी सोच के मुताबिक बोलती जाना। मिस्टर बैंकॉक ने सामने आकर मुस्कुराते हुए मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया। सोनिया ने तमाम लोगों को मुखातिब करते हुए कहा, दोस्तों, ये मिस्टर बैंकॉक ये सोच कर आया है कि मैं मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाऊंगी तो ये अपना हाथ खींच लेगा, लिहाजा मैं ऐसे बदतमीज इंसान से मुसाफिया नहीं करूंगी। मिस्टर बैंकॉक के दीदे हैरानी से फैल गए। कितने ही लोग उससे पूछ रहे थे, क्या मादाम सोनिया दुरुस्त कह रही हैं? उसने इकरार करते हुए गुस्सा से कहा, मादाम सोनिया, तुमने मुझे बदतमीज क्यों कहा? सोनिया ने मेरी सोच के मुताबिक कहा, सुनो लोगो, अब ये मिस्टर बैंकॉक अपनी हैवीवेट चैंपियनशिप का रूप जमाना चाहता है। ये अपनी हैरत अंगेज कुव्वतों का मुजाहरा करने के लिए मुझसे कहना चाहता है कि मैंने सोनिया की अधूरी बात और मिस्टर बैंकॉक की सोच उसकी जुबान से उगलवाई। वो कहने लगा, मादाम सोनिया ने मुसाफिर से इसलिए इनकार किया है कि मेरे फौलादी पंजा में इसका हाथ पिस कर रह जाएगा। सोनिया ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ा दिया। मिस्टर बैंकॉक ने उसका हाथ थामते ही पूरी कुव्वत सरफ की। वो सोनिया की हथेली को पीस कर रख देना चाहता था। इंसान ख्वाह कितना ही शहजोर हो, उसकी जिस्मानी कुव्वत दिमाग के कंट्रोल में होती है और मिस्टर बैंकॉक का दिमाग मेरे कंट्रोल में था। मैं उसकी सोच में समझा रहा था कि वो पूरी कुव्वत सर्फ कर रहा है, लेकिन सोनिया की हथेली जैसे फौलाद की है जिसे वो जरा सा भी दबाने या भींचने में कामयाब नहीं हो रहा। फिर मैं उसकी सोच में झुंझलाने लगा, क्या एक औरत के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा? ये अपना हाथ मेरे हाथ में देखकर यूं मुस्कुरा रही है जैसे किसी बच्चे से मजाक कर रही हो। अब मुझे आखिरी तमाम कुव्वतें सर्फ करनी चाहिए। मैं ही उसे समझा रहा था और मैं ही उसकी जिस्मानी कुव्वत का हिसाब कर रहा था कि वो कुव्वत किस हद तक सोनिया के पास पहुंचनी चाहिए। वो मुकाबला 1 मिनट तक जारी रहा। सब हैरानी और दिलचस्पी से देख रहे थे कि वो बॉडी बिल्डर इधर से उधर होता हुआ इतनी ताकत सर्फ कर रहा है। उसका जिस्म गुस्सा से कांप रहा है और चेहरा सुर्ख हो रहा है, लेकिन मादाम सोनिया इत्मीनान से खड़ी मुस्कुरा रही है। फिर मैंने उसके दिमाग को आगे की तरफ धक्का दिया, यानी मिस्टर बैंकॉक को आगे की तरफ झुकाया। सोनिया ने उसी वक्त जूडो का दाव आजमाकर उसे एक तरफ से दूसरी तरफ दूर फेंक दिया। हाँ के अंदाज में सबके मुंह हैरत से खुल गए। मिस्टर बैंकॉक फर्श पर से उठने में देर कर रहा था क्योंकि उसे शर्मिंदगी हो रही थी। सोनिया ने मादाम वीरा को मुखातिब करते हुए बड़ी नज़ाकत से पूछा, हाय वीरा, जरा देखना मेरे लिबास में कहीं शिकन तो नहीं आई है? मादाम वीरा ने खुश होकर बड़ी अकीदत से उसके हाथ को चूमकर कहा, यू आर ग्रेट मादाम सोनिया। मिस्टर बैंकॉक फर्श पर से उठकर हैरानी और परेशानी से सोनिया को देख रहा था। फिर उसने कहा, मादाम, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपके हाथ फौलाद जैसी हैं। क्या आप मुझे अपना हाथ दिखाएंगी? सोनिया ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। मादाम वीरा घबराकर पीछे हट गई। दूसरे लोग संभल भी गए कि फिर कुछ होने वाला है, मगर सोनिया मुतमईन थी क्योंकि मैं मुतमईन था। मिस्टर बैंकॉक ने अपने दोनों हाथों से उसके हाथ को टटोल कर कहा, इंसान गोश्त पोस्त का ही होता है, सिर्फ उसकी कुव्वतें फौलादी होती हैं। मादाम सोनिया, जवां मर्दी और दलेरी यह है कि दूसरों की दलेरी का भी एतराफ़ किया जाए। ये कहकर उसने सोनिया की हथेली की पुश्त को झुककर चूम लिया। सोनिया ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को दोनों हाथों से थामकर उसकी पेशानी को बोसा दिया। तमाम लोग खुशी से तालियां बजाने लगे और यक जुबान होकर कहने लगे, मादाम सोनिया और मिस्टर बैंकॉक हिप हिप हो रहे। तालियों के शोर के पीछे बहुत दूर कोबरा मैन जहरीले अंदाज में मुस्कुराता हुआ सोच रहा था, मैं समझ गया, ये सोनिया टेलीपैथी जानती है, इसलिए बाजीगरी के करतब दिखा रही है। मेरी मालूमात के मुताबिक किसी के दिमाग तक पहुंचने के लिए उसकी आंखों से गुजरना पड़ता है, और इतनी बड़ी दुनिया में अभी तक कोई इंसान ऐसी आंखें लेकर पैदा नहीं हुआ जो मेरी आंखों से आंखें मिला सके। ये बाजीगर सोनिया जैसे ही मेरी तरफ देखेगी इसके दिमाग को झटका पहुंचेगा। मैं इसे ख्याल खुआने की फुर्सत ही नहीं दूंगा। वो अपने तौर पर दुरुस्त सोच रहा था। अगर मैं उसके सामने होता
और उसके दिमाग तक पहुंचने के लिए उससे आंखें मिलाना चाहता तो मेरे दिमाग को ज़बरदस्त झटका पहुंचता। मैं अपनी दास्तान में बहुत पहले बयान कर चुका हूं कि नशा की इंतहा क्या है। सिगरेट, चरस, शराब, अफीवन, मार्फिया, इन सब चीज़ों का इंसान जब आदी हो जाता है और उससे भी गहरा नशा चाहता है तो वो LSD है, या आखिरी नशा है। इसके बाद नशे के लिए इंसान खुद को सांपों से डसवाता है। इस तरह यह साबित होता है कि नशा की इंतहा जहर है। वैशी कबाइल के सुपेरे अपने बच्चों को गुट्ठी में जहर देती हैं, फिर उसका तोड़ करती हैं, फिर जहर देती हैं, फिर तोड़ करती हैं। इस तरह बच्चे को जहरीला बनाते हुए उसकी परवरिश करती हैं। और इसी तरह कोबरा मैन की परवरिश हुई थी। अंतोनी उर्फ कोबरा मैन के वजूद में इस हद तक जहर था कि नशा करने वाली औरतें या जिन से ज़्यादा लड़कियां उसकी तरफ बेख्तियार खींची जाती थीं। उसकी आंखों में ऐसा जहर था कि जिससे आंखें मिलाता था उसे मदहोश कर देता। अगर किसी को नरमी से देखता तो उसे मशहूर कर देता। अगर घूर कर देखता तो मुकाबले के ज़हन को नाकाबिले बर्दाश्त झटका पहुंचता। वह अपनी जगह से आगे बढ़ा और लोगों के दरमियान से जाने लगा। जहां से वो गुजरता था वहां मर्द औरतें एक तरफ हट जाते। जो लोग मादाम सोनिया के तमाशे में बहल रहे थे और कोबरा मैन को भुला दिया था, अब उन सबको याद आ गया कि मादाम सोनिया को सहरज़दा करने वाला एक जहरीला इंसान वहां मौजूद है। जरा सी देर में सोनिया अपनी जगह तनहा खड़ी रह गई। तमाम लोग दूर हट गए। उससे चंद कदम के फासला पर कोबरा मैन आकर खड़ा हो गया। मैंने सोनिया से कहा, तुम इत्मीनान से उससे निमट सकती हो, मैं उसके दिमाग में मौजूद हूँ। मैं कोबरा मैन के दिमाग में पहुंच गया। मैं आंखों के रास्ते उसके दिमाग तक पहुंचने का मोहताज नहीं था। उसकी आवाज़ और उसकी सोच के लहजे ने मुझे उसके दिमाग में पहुंचा दिया। उसने ज़ेरे लब मुस्कुरा कर कहा, हेलो सोनिया, क्या मुझे पहचानती हो? सोनिया ने आसपास के लोगों से कहा, सुनो दोस्तों, मेरे यहाँ पहुंचने से पहले इस सांप की औलाद ने कहा था कि सोनिया कितनी ही खतरनाक हो, वो इस स्याह चश्मा के सामने नजरें झुकाकर बात करेगी। ये कहकर उसने स्याह चश्मा को देखा। कोबरा मैन ने सर्द लहजे में कहा, सोनिया, नजरें झुका लो। कोबरा मैन, मैं खुद को बरतर और हाकिम बनाकर नहीं रखना चाहती। मैं बराबरी और दोस्ती की कायल हूँ, लेकिन मुझे गुरूर पसंद नहीं। बेहतर है कि तुम अपने अल्फाज वापस लो और औरतों की इज्जत करने की खातिर मेरे सामने नजरें झुका लो। चंद लम्हों तक खामोशी रही। वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। हॉल में एकदम से सन्नाटा छा गया। फिर कोबरा मैन ने अपना हाथ अपने स्याह चश्मे की तरफ बढ़ाया। मैं हॉल के तमाम लोगों के दिलों की तेज धड़कनें नहीं सुन सकता था, क्योंकि मैं जहरीले दिमाग में मौजूद था। उसने चश्मा के एक सिरे को थामकर फिर सर्द लहजे में कहा, अच्छा तो तुम नजरें मिलाना चाहती हो, ये लो। उसने जैसे ही स्याह चश्मा आंखों पर से हटाया, मैंने उसके दिमाग को एक झटका दिया। उसके हलक से आवाज निकली। वो दोनों हाथों से सर को थामकर लड़खड़ाया, फिर आगे की तरफ झुक गया। सोनिया ने कहा, सर ना झुकाओ कोबरा मैन, मैंने सिर्फ नजरें झुकाने को कहा है। वो गुस्सा की शिद्दत से पागल होकर सोनिया की तरफ लपका। वो इंतकाम लेने वाले सांप की तरह सोनिया को अपने जहरीले दांतों से काटना चाहता था। मैंने उसे सोनिया से एक कदम के फासला पर फिर झटका पहुंचाकर रोक दिया। उसने फिर अपने सर को थाम लिया। सोनिया ने कहा, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारी हैसियत एक तिनके से ज्यादा नहीं, तुम एक फूंक से उड़ सकते हो। ये कहते ही सोनिया ने उसकी तरफ जोर से फूंक मारी। मैंने कोबरा के दिमाग को पीछे की तरफ झटका दिया। वो लड़खड़ाते हुए पीछे यूं जाने लगा जैसे फूंकने से कदम उखड़ गए हों। सोनिया ने आखिर में जोर की फूंक मारी। कोबरा मैन फर्श पर से उछला। फूंक मारकर उड़ाना इसे कहते हैं। वो उछलकर पीछे मेज पर गिरा, जहां शराब की बोतलें और गिलास रखे हुए थे। फिर कितनी ही बोतलों और गिलासों को लिए दिए मेज की दूसरी तरफ फर्श पर औंधे मुंह गिर पड़ा। थोड़ी देर तक बोतलों और गिलासों के गिरने, टूटने और लुढ़कने की आवाजें आती रहीं। फिर खामोशी छा गई। वह चंद लम्हों की खामोशी थी। फिर जहरीला नाग फुंकारने लगा। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था और फर्श पर से उठ रहा था। जोसेफ ने सामने हाथ उठाते हुए कहा, बस अब यह तमाशा खत्म हो जाना चाहिए। मास्क मैन ने 11:03 पर सबको हाजिर होने के लिए कहा है। कोबरा मैन ने धाड़ कर कहा, जाओ तुम सब हाजिरी दो। मास्क मैन से कहो मैं अभी इसकी लाश लेकर आ रहा हूँ। जोसेफ ने इल्तजा आमेज लहजे में कहा, अंतोनी, तुम असूल के खिलाफ बात कर रही हो। यहाँ सभी आपस में एक दूसरे की सलाहियतों को आजमाते रहते हैं, मगर कोई एहसास कमतरी में मुब्तला होकर किसी का दुश्मन नहीं बन जाता। एंटोनी, हम सब आपस में दोस्त हैं। हाँ, हम सब दोस्त हैं, मगर ये। कोबरा मैन फिर सोनिया को गाली देना चाहता था। इससे पहले ही मैंने उसकी खोपड़ी उल्टा दी। वो पीछे की दीवार से जाकर टकरा गया। जोसेफ ने अब सोनिया को इल्तिजा आमेज नजरों से देखा। सोनिया ने कहा, जोसेफ, मैं मजबूर हूँ। यहाँ सब देख रही हैं, मैंने किसी पर हमला नहीं किया, सिर्फ जवाबी हमले कर रही हूँ। क्या तुम चाहती हो कि मैं शिकस्त तस्लीम कर लूँ? वो बोला, मादाम, इस वक्त मसलिहत से काम लिया जा सकता है। आप जीत कर हार मान लें, इसमें आपकी बड़ाई है। सोनिया ने तमाम लोगों की तरफ देखते हुए कहा, मैं मसलिहतन हार मान सकती हूँ, मगर यह सांप का बच्चा मुझे जेर करके आज की रात मेरे साथ गुजारना चाहता है। क्या मैं इसके साथ रात गुजार लूँ? किसी ने जवाब नहीं दिया। सब खामोश रहे। कोबरा मैन उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। उसके जूतों तले कांच के टुकड़े और ज्यादा टूट टूट कर करा रहे थे। उसने चंद कदम के फासले पर रुककर सोनिया को बड़े ही दोस्ताना अंदाज में मुखातिब किया। मकसद ये था कि सोनिया बेख्तियार देखेगी तो वो उसे अपनी जहरीली निगाहों की गिरफ्त में ले लेगा। ऐसा ही हुआ।
सोनिया को ख्याल न रहा कि उसकी तरफ देखना नहीं चाहिए। उसने बेख्तियार सर घुमाकर उसे देखा, मगर मैंने कोबरा मैन की गर्दन दाएं तरफ घुमा दी। सोनिया को फौरन ही अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने कहा, तुम मक्कारी से मुझे निगाहों की गिरफ्त में लेना चाहती हो, मगर यह हसरत तुम्हारे दिल ही में रह जाएगी। मैं अब भी तुम्हें समझाती हूँ, अगर कुछ रोज इस दुनिया को देखना चाहते हो तो मुझसे दूर रहो। कोबरा मैन ने अचानक ही उस पर छलांग लगाई, लेकिन जिस दिमाग ने उसे छलांग लगाने की तरकीब दी थी वहां मैं बैठा हुआ था। वो जैसे ही सोनिया को दबोचने के लिए फिजा में उछला, मैंने उसके दिमाग की स्टीयरिंग दाएं तरफ घुमा दी। सोनिया के बाएं तरफ सतून था, वह सतून से जाकर लिपट गया। चोट लगने पर उसे पता चला कि वो सोनिया नहीं। लोगो, सोनिया ने कहा, देखो इस पागल के बच्चे को ख्वामखा मुझ पर हमले किए जा रहा है। इसके जिस्म में सांपों का जहर है। इसकी फितरत में सांपों जैसी इंतकाम लेने वाली जिद है। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मैं इसे मौत के बिस्तर पर बुला रही हूँ। उसकी बात खत्म होते ही मैंने कोबरा मैन को समझाया कि वो मेज की तरफ जाए और टूटी हुई बोतल से सोनिया का चेहरा बिगाड़ दे। वो तेजी से मेज की तरफ गया। उसने अपने एक एक हाथ में शराब की एक एक बोतल की गर्दन पकड़ी, फिर उन्हें जोर से मेज के किनारे मारकर तोड़ दिया। शराब दूर तक बहती चली गई। अब उसके दो हाथों में दो टूटी हुई बोतलें थीं। वो खूंखार दरिंदे की तरह सोनिया की तरफ पलट गया। फिर वो पैंतरे बदलते हुए दोनों हाथों को कभी आगे कभी पीछे हरकत देने लगा। इसके साथ ही टूटी हुई बोतलों का रुख कभी सोनिया की तरफ और कभी खुद उसकी तरफ होता। इसी तरह पैंतरे बदलने और आगे पीछे हाथ चलाने के दौरान उसके दिमाग को झटका पहुंचा। दोनों हाथ तेजी से उसके अपने चेहरे की तरफ आए। फिर टूटी हुई बोतलें उसकी दोनों आंखों में खुभ गई। उसकी फलक शगाफ चीखों से हॉल के दरो दीवार गूंज रहे थे। उसकी जिंदगी में हमेशा के लिए रात आ गई और वो अंधेरे में इधर उधर भटक रहा था। वो डगमगाता हुआ इधर उधर भटकता हुआ लड़खड़ाकर फर्श पर गिरा। इसके बाद बेहोश हो गया। तमाम लोग सोनिया को यूं देख रहे थे जैसे मौत का चेहरा देख रही हूं। इससे पहले उन्होंने ना कभी सुना था ना देखा था कि मौत इस तरह से 16 सिंगार करके आती है। मैंने कहा, सोनिया, सांप का सर कुचलना ही पड़ता है, मगर वहां सभी तुमसे खौफजदा हो गई हैं। बेहतर है कि तुम मास्क मैन से मुलाकात करने का वक्त बदल दो। उनसे कहो कि अब तुम रात के 8 बजे मास्क मैन से बातें करोगी। सोनिया ने कहा, तुम वक्त क्यों बदल रहे हो? क्या ये जानने की बेचैनी नहीं है कि मास्क मैन कंप्यूटर है या आदमी का बच्चा, और वह हमारी सोच किस तरह पढ़ सकता है? हाँ, ये बातें मैं जल्द अज जल्द मालूम करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ मेरी अपनी मसरूफियात कुछ ऐसी हैं कि मुझे यहाँ भी तवज्जो देनी होगी। हाँ, तुम्हें अपने आसपास की भी खबर रखनी चाहिए, ठीक है? मैं इन लोगों से निमट रही हूँ। ये कहकर उसने जोसेफ और ज्यूरिच को देखते हुए कहा, अब मैं वापस जा रही हूँ। वो दोनों परेशान होकर तेजी से उसके सामने आए और इल्तिजा करने लगे कि उसे मास्क मैन से बातें करने के बाद जाना चाहिए। उसने कहा, मुझे अफसोस है, मेरा मूड खराब हो चुका है। मास्क मैन से कहो मैं रात के 8 बजे मुलाकात कर सकती हूँ। यह कहकर वह दरवाजे के पास गई। फिर वहां से पलटकर तमाम लोगों को मुखातिब करती हुई बोली, दोस्तों, मैं यहाँ दोस्ती करने आई हूँ। तुम्हें और तुम्हारे मास्क मैन को दोस्ती ही रास आएगी। अगर अब भी किसी के दिल में खोट है तो वो अपने दिल से दुश्मनी का सौदा निकाल दे। मैं दुश्मनों को मुआफ नहीं करती, क्योंकि मैंने सांपों को दूध पिलाना नहीं सीखा है। वो पलट कर चली गई। बाहर उसके लिए एयर कंडीशनड कैडिलॉक खड़ी हुई थी। मैं उसे छोड़कर हॉल में जोसेफ के पास पहुंच गया। कोबरा मैन को स्ट्रेचर पर डालकर ले जा रहा था। उसे जो इबरतनाक सजा मिली थी उस पर तमाम लोग तबसरा कर रहे थे और सोनिया की हमायत में बोल रहे थे। मैं यही मालूम करना चाहता था कि वो सोनिया के मुतल्लिक क्या राय रखती हैं। वह सब उस हॉल से निकलकर 3 मिनट बाद उस कमरे में पहुंच गई जहां मास्क मैन उर्फ कंप्यूटर उनका मुंतजिर था। तमाम लोग गोल मेज के अतराफ कुर्सियों पर बैठ गए। जोसेफ मशीन के सामने रिपोर्ट पेश करने लगा। वहां भी तमाम लोग सोनिया की हमायत कर रहे थे। आखिर कंप्यूटर से जवाब मौसूल हुआ। सफ़ेद कागज़ की लंबी रिबन पर लिखा हुआ था, कोबरा मैन बहुत काम का आदमी था, इसीलिए मैं उसकी जिद और गुस्से को बर्दाश्त करता रहा। बहरहाल उसे सज़ा मिल चुकी है। तुम लोगों के बयानात से यह साबित हो चुका है कि मादाम सोनिया का रवैया शुरू से दोस्ताना रहा। मैं तुम सबसे कहता हूं कि मादाम सोनिया से मोहब्बत करो, वो बेहतरीन दोस्त साबित होंगी। एक बात का मैं फैसला कर चुका हूं कि सुपर मास्टर की तरह मैं मादाम सोनिया को दुश्मन बनाने की हमाकत नहीं करूंगा। इस वक्त जबकि तुम सब ये तहरीर पढ़ रहे हो, मैं समझता हूं कि मादाम सोनिया भी तुम्हारे दिमागों के दरीचे खोलकर मेरी बातें सुन रही होंगी। मैं मादाम से दरख्वास्त करता हूं कि वो मास्क मैन की दोस्ती को भी आजमा कर देखें। उन्हें कभी शिकायत नहीं होगी। मैं उनके मुकर्रर करदा वक्त पर उनका मुंतज़िर रहूंगा। फ़कत मास्क मैन का तहरीरी जवाब पढ़कर मैं मुतमईन हो गया कि फ़िलहाल वहाँ कोई सोनिया का दुश्मन नहीं है। पुर्तगाल के रईस आज़म रोज़ो ब्रांडू का जहाज़ रोमाना समुंदर के सीने को चीरता हुआ हांगकांग की तरफ जा रहा था। उस वक्त मैं सारा के कैबिन में उसके बिस्तर पर लेटा हुआ था और वो मेरे कैबिन में थी ताकि मेयून मुझे परेशान न करे। वो मुझे तलाश कर रही थी। समुद्री उकाब ने उसे समझा दिया था कि फरीद से 5 बजे के बाद मुलाकात होगी, लिहाजा वो बड़ी बेचैनी से 5 बजने का इंतज़ार कर रही थी। मैंने अपनी रिस्ट वॉच देखी। 4 बजने के लिए अभी 10 मिनट बाकी थे। मैंने आखिरी बार समुद्री उकाब के दिमाग में झांक कर उस वक्त देखा था जब वो ग्रीन रूम में आईने के सामने बैठा अपने असली रूप में आ रहा था।
यानी अपने चेहरे पर से समुद्री उकाब का मास्क उतार रहा था। अब तकरीबन 2.25 घंटे के बाद मैंने फिर उसके दिमाग में झांक कर देखा तो वो ग्रीन रूम से बहुत पहले ही निकल चुका था और जहाज के निचले हिस्सा में इंजन रूम के पास स्केपर से बातें कर रहा था। अब उसका चेहरा और उसकी शख्सियत बदल चुकी थी। मैं उसके दिमाग से निकलकर सारा के पास पहुंच गया। वो मेरे कैबिन में थी। उसके ख्वाबीदा जहन ने बताया कि वो गहरी नींद में है। सारा की भी दोहरी शख्सियत थी। वो पैदाइशी तौर पर लड़की थी मगर आदतन लड़का बन गई। वो उठ गई, बिस्तर से बाथरूम की तरफ जाने के लिए उठी तो सामने दीवार पर लगे हुए आईना ने उसे रोक लिया। वो अपने आप को देखने लगी। शानों तक तराशीदा जुल्फें ख्वाबे परेशान की तरह बिखरी हुई थी। आंखों में अब नींद नहीं थी मगर खुमार था। वह हैरानी से सोचने लगी कि उसकी नीली नीली आंखें पहले इतनी हसीन नहीं थीं जैसी कि अब लग रही थीं। मैंने कहा ये आंखें इसलिए हसीन लग रही हैं कि इनके पीछे किसी का छुपा छुपा सा तस्वुर है। वो चौंक कर गौर से अपने आप को देखने लगी। मैंने फिर कहा, हांडी आग के बगैर नहीं पकती। जब तक मर्द की सोचें आंच नहीं देती औरत का हुस्न नहीं निखरता। वो भागती हुई बाथरूम में जाकर घुस गई। दरवाजे को एक जोरदार आवाज के साथ बंद कर दिया। मैं फौरन ही उसके दिमाग से निकल गया। शेव करने और गुसल वगैरह से फारिग होने में मैंने जानबूझकर ज्यादा वक्त सरफ किया। सारा कैबिन से निकलकर अपने जहाज के बदले हुए हुलिये को देख रही थी। फिर वो अपने बाप से मिलने गई तो उसे रोजू ब्रांडू के रूप में देखकर बोली, ओ पापा, क्या आपने प्रोग्राम बदल दिया है? हाँ, अब हम मौजूद शहरी बनकर वहां जाएंगे। मगर क्यों? क्या आप प्रिंस मूडी को उस ऑफिसर की लाश का तोहफा नहीं भेजेंगे? नहीं, मैंने उस ऑफिसर की लाश समुंदर में फेंकवा दी है। फरीद ने मुझे मशवरा दिया था कि मैं उस ऑफिसर की लाश के साथ तुम्हें जाने दूं। प्रिंस मूडी समझेगा कि तुम अपने बाप की लाश ले जा रही हो। उसके आदमी तुम्हें अगवा करेंगे। फिर फरीद तुम्हारी बू सूंघता हुआ उनका पीछा करेगा और उसके खुफिया अड्डे तक पहुंच जाएगा। ओ पापा, सारा ने खुश होकर कहा, कितना शानदार मंसूबा है, एकदम फुल ऑफ एडवेंचर। फरीद अगर मेरी पुश्त पर होगा तो मैं प्रिंस मूडी के छक्के छुड़वा दूंगी। फरीद का नाम लेते वक्त उसकी जुबान जरा सा लड़खड़ा गई। मैं उसके तसव्वुर में चलाया था। मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए वो बाप की बातें तवज्जो से सुनने लगी। वो कह रहा था, सारा तुम जवान हो, अपनी उम्र और लहू की हरारत के मुताबिक दुश्मनों का पीछा करने, उन्हें घेरने, उनसे लड़ने झगड़ने और उन्हें नीचा दिखाने की बातें सोचती हो। फरीद भी जवान है, वो भी ऐसे ही मंसूबे बनाता है, मगर मैं बूढ़ा हूँ। मेरे तजुर्बात सिखाते हैं कि सामने आग है तो उससे दामन बचा कर निकल जाओ। पप्पा आप तो मायूस कर रही हैं। बेटे, ये मायूसी नहीं, दानाई की बातें हैं। सारा उसकी बातों से कायल हो रही थी। मैं भी तस्लीम कर रहा था कि बूढ़े उकाब का तजुर्बा मुझसे ज्यादा है। वो सारा के साथ आगे बढ़ते हुए कह रहा था, अब हालात के तहत तुम्हें अपना हुलिया बदलना होगा। आओ मैं तुम्हें रोमाना बना दूं। ऑलराइट पापा, वो खुश होकर बोली। फिर एकदम से चौंक गई क्योंकि ख्वाब में उसने रोमाना को देखा था। उसे ख्वाब से पहले की भी बातें याद आईं। मैंने एल्बम में रोमाना की तस्वीर देखकर उससे लगावट का इजहार किया था, इसलिए अब वो सोच रही थी मैं रोमाना के रूप में फरीद का सामना नहीं करूंगी। वो ख्वाब याद आता रहेगा। वह चलते चलते रुक गई। बाप ने पूछा, क्या बात है? मैं रोमाना का मेकअप नहीं करूंगी। क्यों नहीं करोगी? मुझे औरतों वाला लिबास पहनना होगा। ये तो मजबूरी है, पहले भी तुम पहनती थी। हाँ, मगर मैं उस लिबास में फरीद के सामने नहीं जाऊंगी। ओ बेटे, वो तुम्हें ऐसे लिबास में देखना चाहता है, उसे देखने दो। ये तो सोचो कि उसने मेरी जान बचाई है, क्या तुम उसकी आरजू पूरी नहीं कर सकती? वो परेशान होकर सोचने लगी, मैं पापा को कैसे समझाऊं कि फरीद ने मुझे ब्लाउज स्कर्ट में देखने की छोटी सी आरजू की थी और मैं सोते सोते आरजू के शहर में चली गई। वो रूहानसी होकर बोली, पापा मुझसे बड़ी गलती हुई। मैंने फरीद को रोमाना की तस्वीर दिखा दी। वो पहचान लेगा कि रोमाना के पीछे मैं छुपी हुई हूँ। गलती तुमने की और परेशान मुझे कर रही हो। चलो देर ना करो। मैं रोजू ब्रांडू हूँ तो यहाँ मेरी बेटी रोमाना को होना चाहिए। क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हें सारा के रूप में बहरी पुलिस के तमाम छोटे बड़े अफसर जानते हैं? अगर मैं छुप जाऊं तो? कैसे छुपोगी, कहाँ छुपोगी? देखिए पापा, यह जरूरी नहीं कि आपके साथ आपकी बेटी रोमाना सफर कर रही हो। मैं किसी अजनबी लड़की के मेकअप में छुप जाऊंगी। और अगर फरीद ने पूछा कि सारा कहाँ है, वो पांव पटक कर बोली, आप कोई बहाना कर दें। अच्छा चलो, किसी अजनबी लड़की के मेकअप में छुप जाओ। वो दोनों ग्रीन रूम की तरफ जाने लगे। मुझे ताज्जुब हुआ कि उकाब जैसे जहां दीदा शख्स ने बेटी का वो फजूल मशवरा कैसे मान लिया। मैं अपनी हैरानी दूर करने के लिए उकाब के दिमाग से चिपक गया। वो सोचता जा रहा था, सारा पहले ऐसी नहीं थी, कुछ बदल सी गई है। मैं नादान नहीं हूं कि इस तब्दीली को समझ ना सकूं। इसे मेकअप में छुपने दो, मैं चुपके से फरीद को सब कुछ बता दूंगा। मैं उसकी सोच पढ़कर मुस्कुराने लगा। वो ग्रीन रूम में पहुंच गई और अब सारा का मेकअप शुरू होने वाला था। मैं वहां से वापस आ गया। मेरी घड़ी में पूरे 6 बजे थे। मुझे उस कैबिन में 1 घंटा और गुजारना था ताकि सारा मेकअप से फारिग हो जाए। वक्त गुजारने के लिए लोग रिसाले और अखबारात पढ़ती हैं, मैं दूसरों के दिमागों की किताबें खोलकर बैठ जाता हूँ। यही मेरा मशगला है। मैं 1 घंटा के लिए रोमानिया पहुंच गया, जिसके शहर बुकारेस्ट में सोनिया हर लम्हा मेरी मुंतजिर रहती थी। लेकिन मैं सोनिया के साथ ज्यादा वक्त न गुजार सका क्योंकि उसे रात के 8 बजे तक फुर्सत थी। सैर व तफरी का मूड बना हुआ था। वो कभी कार में घूम रही थी,
कभी चटपटी चीज़ें खा रही थी। उसे खाते पीते देखकर मुझे भूख लगने लगी। मैंने सुबह सारा के साथ हल्का नाश्ता किया था। अब शाम हो चुकी थी और पेट रोटी मांग रहा था। ये सोचकर मैंने कैबिन से निकलने के लिए दरवाज़ा खोल दिया। इसके साथ ही वह दरवाजे के सामने ठिठक गई। ये महज इत्तेफाक ही था कि मे यून वहां से गुजर रही थी। दरवाज़ा खुला तो मुझे देखकर चौंक गई। चंद लम्हों तक हम एक दूसरे को खामोशी से देखते रहे। हम पिछली रात से बिछड़े हुए थे। वो मेरे लिए जागती रही थी, मुझे तलाश करती रही थी। अब जो उसने देखा तो पहले यकीन न आया कि उसने सचमुच मुझे ढूंढ निकाला है। फिर एकदम से आगे बढ़ी और मुझसे लिपट कर रोने लगी। तुम मुझसे नफरत करते हो, मैं समझ गई हूँ। तुम मुझसे दूर भाग रहे हो। मैंने उसे नरमी से समझाया, तुम गलत समझ रही हो। मैंने जिस मोहब्बत और खुलूस से तुम्हारा साथ दिया है, उसके पेश नज़र तुम कैसे कह सकती हो कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ? फिर तुमने मेरी खबर क्यों नहीं ली? मैंने उसकी ठोड़ी पकड़कर चेहरे को ऊपर उठाया और रुमाल से उसके आंसू पहुंचने लगा। मैंने खुद को बहलाने के लिए बातों का सहारा लिया। उससे कहा, मैं तुमसे मिलने के लिए सुबह तुम्हारे कैबिन की तरफ जा रहा था, मगर वहां तुम्हारे साथ सारा को देखकर वापस आ गया। वो खुश होकर बोली, सच तुम आए थे? क्या मेरी सच्चाई इस बात से साबित नहीं होती कि सारा वहां बहुत देर तक तुम्हारे पास रही और मैं बहुत देर तक भटकने के बाद यहां आकर सो गया? मेरी इस बात से उसके तमाम गिले शिकवे दूर हो गए। मैं उसका हाथ थामकर डाइनिंग हॉल की तरफ जाने लगा। उसने कहा, मेरे कैबिन में चलो, मैं तुमसे ज़रूरी बातें करना चाहती हूँ। मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही है। आओ हम खाने के दौरान बातें करेंगे। हम एक छोटी सी मेज़ के अतराफ बैठ गए। मैंने खाने का ऑर्डर देने के बाद मैं यून से पूछा, ये तुम्हें चीनी लिबास कहाँ से मिल गया? यहाँ जहाज़ में बहुत सी मजदूर लड़कियाँ हैं, एक चीनी लड़की भी है, उसने मुझे ये लिबास दिया है। मैंने सोचा तुम्हें पहनकर दिखाऊंगी कैसी लगती हूँ। तुम हर लिबास में हसीन लगती हो। चीनी जुबान में मेयून के मायनी है हुस्न की इंतहा। ये कहते ही वो सर झुकाकर शर्माने लगी। वाकई तुम्हें देखकर कहना पड़ता है कि मेयून सिर्फ तुम्हें ही कहना चाहिए, ये नाम किसी और लड़की पर नहीं सजेगा। वो बदस्तूर सर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता कहने लगी, फरीद, कल से अब तक कोई घड़ी ऐसी नहीं गुजरी कि मैंने तुम्हारे बारे में सोचा ना हो। पहले तो मैं खुद को समझने की कोशिश करती रही कि मैं तुमसे मुतासिर क्यों हूँ। आज तक मैंने कभी संजीदगी से ये नहीं सोचा था कि मुझ जैसी लड़कियों की ज़िंदगी में कोई महबूब भी आता है। मैं समझती थी कि सिर्फ शौहर आता है, उससे पहले मुझे किसी के मुतल्लिक नहीं सोचना चाहिए। लेकिन जब तुमने मेरे लिए डायमंड से झगड़ा किया, पराई लड़कियों को बदनामी से बचाने के लिए उनकी शर्मनाक तस्वीरें जला डाली, तो मैं अपने मन के मंदिर में आप ही आप तुम्हारे आगे झुकती चली गई। तुम मुझसे कतराने लगे तो मुझे अपनी तौहीन का एहसास हुआ। मुझे तुम पर भी गुस्सा आ रहा था। तुम्हारे समझाने के बावजूद मैं समझ नहीं पा रही थी कि सच्चाई क्या है। अब मैं समझ गई हूं कि तुम मेरे साथ मेरी उस मासूमियत को भी मेरे घर पहुंचाना चाहते हो जो मेरे साथ पैदा हुई थी। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहती हूं कि तुम देवता हो। जब तुम बिछड़ जाओगे तो मैं बहुत रोऊंगी। जब तक जिंदा रहूंगी तुम्हारी याद आंसू बनकर आती रहेगी। बस आखिर में एक बात कहूंगी, इंसान को ऐसा देवता नहीं बनना चाहिए जिसके लिए किसी की आंख हमेशा रोती रहे। वो सर झुकाकर अपने आंसू जब्त करने लगी। एक मुलाजिम हमारी मेज पर खाना चुन रहा था। जब वो चला गया तो मैंने कहा, मेयून, लोग पत्थर को भगवान बना देते हैं, तुमने मुझे इंसान को देवता बना दिया। गलती मेरी नहीं तुम्हारी है। हम इंसानी अजमत तक पहुंचने के लिए कोई अच्छा काम करते हैं तो इस तरह हम अशरफुल मखलूकात का टाइटल बरकरार रखते हैं। ऐसे मुकाम पर देवता या फरिश्ते भी हमसे बरतर नहीं होते। अब मैं तुम्हें बताऊं कि इंसान क्या है। इंसान अपने अंदर शैतान है और इंसान अपने अंदर मुजाहिद है जो शैतान के खिलाफ जिहाद करता रहता है। कभी उससे शिकस्त खाता है, कभी उससे शिकस्त देता है। हम दोनों ही कल से इस जिहाद में मसरूफ़ हैं। कभी शैतान से शिकस्त खाकर बहकने पर आते हैं, कभी उसे शिकस्त देकर संभल जाते हैं। चलो खाना शुरू करो, अभी तो जिहाद जारी है। मैंने खाना शुरू किया, वह चुप बैठी रही। मैंने अपने हाथ से एक लुकमा उसकी तरफ बढ़ाया। वो सर उठाकर भीगी आंखों से मुस्कुराई, फिर उस लुकमा को मुंह में रख लिया। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खाने लगी। जरा देर बाद मैंने पूछा, क्या सोच रही हो? उसने कहा, एक चीनी कहावत है कि दुख के पंछी को सर पर परवाज करने दो, मगर उसे सर पर घोंसला बनाने का मौका न दो। बहुत उम्दा कहावत है, मैंने तारीफ की। इस कहावत से तुम बहुत कुछ सीख सकती हो, सीख लिया है। मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारी याद मेरे दिमाग में घोंसला न बनाए। अब मैं जाऊं? वो उठकर खड़ी हो गई। मैंने पूछा, कहाँ? कैबिन में जाकर सोने की कोशिश करूंगी। मैंने उसे नहीं रोका। वो पिछली रात से जाग रही थी, अब उसे सो जाना चाहिए था। वो चली गई। मैंने पेट भरकर खाने के बाद चाय का ऑर्डर दिया। मेयून मजबूर थी, मजलूम थी और मासूम थी, इसलिए मैं उसके सामने मुकम्मल इंसान बन गया। मैं ऐसी मजलूम लड़की को जिंदगी भर का रोग लगाना नहीं चाहता था। रोमाना उर्फ सारा ऐसी थी कि मैं मोहल्ले में अखलाकियात बनकर ये नहीं कह सकता था कि बीबी तुम लड़का ही बनी रहो तो बेहतर होगा। वो नेवी ब्लू कलर का ब्लाउज स्कर्ट पहने डाइनिंग हॉल के दरवाजे पर चली आई। मैं उस वक्त प्याली उठाकर चाय का घूंट भर रहा था। प्याली के उफक पर वह हसीन शाहकार नजर आया। वो एक अजनबी लड़की के मास्क में छुप कर आई थी। मैंने इस तरह पहचान लिया कि जिम्नास्टिक के जरिए जो हुस्न और निखार उसके बदन में था वो किसी दूसरी लड़की को नसीब नहीं हो सकता।
फिर मैंने सारा की सोच पढ़ी तो पता चला कि वही दरवाजे पर खड़ी हुई मुतलाशी नज़रों से पूरे हॉल को देख रही थी, मुझे तलाश कर रही थी। मैं अनजान बनकर चाय पीने लगा। इतनी देर में वो मुझे देख चुकी थी और अब किचन की तरफ जा रही थी, क्योंकि मेरा सामना करना नहीं चाहती थी। वह सिर्फ ये देखने आई थी कि मैं कहाँ वक्त गुजार रहा हूँ। जब वो किचन में चली गई तो डाइनिंग हॉल के दरवाजे पर रोज़ू ब्रांडू रफ समुद्री उकाब नजर आया। वो सफ़ेद सर्ज के सूट में बहुत ही स्मार्ट लग रहा था। सर के बाल और मूंछें स्याह थीं, आंखों पर सुनहरे फ्रेम की ऐनक थी। हाथी दांत का पाइप उसके होंठों के दरमियान दबा हुआ था और वह धुआं छोड़ता हुआ डाइनिंग हॉल में मुझे तलाश कर रहा था। मैंने हाथ उठाकर कहा, हे यू पप्पा, मैं यहाँ हूँ। वो मेरे करीब आते हुए मुस्कुरा कर बोला, अच्छा, तुमने एल्बम में मेरी तस्वीर देखी थी इसलिए पहचान गई। हाँ, यही समझ लीजिए, आप बहुत स्मार्ट नजर आ रही हैं। सारा बता रही थी कि यही आपकी असल शख्सियत है। उकाब ने कुर्सी पर बैठकर मूंछों पर ताव देते हुए कहा, मेरी शख्सियत की क्या बात है बेटे, अभी डाइनिंग हॉल से बाहर एक जवान औरत मुझे देखते ही बेहोश होने लगी थी। अच्छा, तो आपकी शख्सियत में क्लोरोफॉर्म ज्यादा है? उसने जोरदार कहका लगाकर कहा, शाबाश बेटे, मज़ा इसे कहते हैं, मज़ा आ गया। फिर वह मेज़ पर झुककर आहिस्तगी से बोला, मैं भी एक मज़े की बात बताऊं? जब मैं इस रूप में होता हूं तो सारा को रोमाना बनकर रहना पड़ता है, लेकिन वह तुम्हारी वजह से रोमाना बनने के लिए तैयार ना हुई। वो औरतों वाला लिबास पहनकर तुम्हारा सामना नहीं करना चाहती। आखिर तुमसे छुपने के लिए उसने एक तीसरी लड़की का मास्क चढ़ा लिया है। हाँ, मैंने सर हिलाकर कहा, मैं जानता हूँ। ऐं, तुम कैसे जानते हो? पप्पा, आप तो भूल जाते हैं, मैंने उसकी बू से उसे पहचान लिया। वह भी डाइनिंग हॉल से गुजर रही थी। मैं इस उलझन में था कि सारा की बू एक अजनबी लड़की के जिस्म से कैसे आ रही है। अभी आपकी बात सुनकर सब कुछ समझ में आ गया। वाह बेटे, तुम्हारी ये सूंघने वाली सलाहियत बड़ी लाजवाब है, कोई तुमसे छुप नहीं सकता। मैंने सारा से कहा, अगर फ्री तुम्हें पूछेगा तो मैं क्या कहूँगा? उसने जवाब दिया, पप्पा, आप कह दें कि बहरी पुलिस के आदमियों से सारा को छुपाना जरूरी था, इसलिए वो मोटर बोट के जरिए चली गई। अब उससे हांगकांग में मुलाकात होगी। मैं हंसने लगा। उकाब ने कहा, बेटे, वो जितनी दिलेर है उतनी ही जिद्दी भी है, किसी को मुंह नहीं लगाती। तुम पहले जवान हो जिससे वो इस अंदाज में छुप रही है। मुझे खुशी है कि तुमने उसमें औरतों वाली झिझक पैदा कर दी है। पप्पा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसे ब्लाउज स्कर्ट पहनने के लिए कहा था। तभी से वो मुझसे कतरा रही है। जो कुछ भी हो, तुम मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हो। तुमने मेरी जान बचाई और अब तुम्हारी वजह से ये उम्मीद हो चली है कि मैं मरने से पहले अपनी बेटी को दुल्हन बनते देख सकूंगा। मैंने गुफ्तगू का मौजू बदलते हुए पूछा, क्या आप मुझे ग्रीन रूम की चाबी देंगे? मैं भी अपना चेहरा बदलना चाहता हूँ। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या सारा से छुपने का इरादा है? नहीं, अपने दुश्मनों से छुपना चाहता हूँ। क्या मतलब? उसने चौंक कर पूछा, क्या इस जहाज में तुम्हारे दुश्मन मौजूद हैं? इस जहाज में नहीं, इस दुनिया के हर मुल्क में कितने ही अनजाने दुश्मन मेरे मुंतज़िर रहते हैं। मैं हांगकांग पहुंचने से पहले अपने चेहरे पर तब्दीलियां लाना चाहता हूं। फरीद, तुमने सारा को बताया था कि तुम स्मगलर हो, हिंदुस्तान से थाईलैंड का फेरा करते थे, यानी तुम महदूद इलाकों तक अपना काम करते थे। फिर ये दुनिया के तमाम ममालिक में तुम्हारे दुश्मन कैसे पैदा हो गए? मैंने मेज़ पर दोनों हाथ टेक कर झुकते हुए कहा, मैं स्मगलर नहीं हूँ। मैंने सारा को मुतासिर करने के लिए झूठ कहा था। आप मुझे बेटा समझते हैं, इसलिए अब सच कहता हूँ कि मैं कभी कानून के खिलाफ काम नहीं करता और ना ही कभी मुजरिमों का साथ देता हूँ। उकाब के माथे पर शिकनें फैल गईं। उसने कहा, फरीद, तुम ऐसी बातें कर रहे हो कि मैं अभी तुम्हारा दुश्मन बन सकता हूँ। मुझे सच सच बताओ कि तुम कौन हो? मैं ऐसा आदमी हूँ जिसका ताल्लुक ना मुजरिमों से है ना पुलिस वालों से। तो फिर तुम नेवी फोर्स के जासूस हो, CIA के एजेंट हो? मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ। मुझे एडवेंचर पसंद है। मैं इस दुनिया की जन्नतों और जहन्नुमों से गुजरता हुआ मुहिमाती ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मैं इन हालात में अजीबोगरीब लोगों से मिलता रहता हूँ। एक बार मैं एक ऐसी ज़बरदस्त तंजीम से टकरा गया जिनके अफराद सियासी मुफादात हासिल करने के लिए दुनिया के तमाम मुल्कों में तखरीबी कार्रवाइयाँ करते रहती हैं। उस तंजीम की तरफ से मुझे ऑफ़र दिया गया कि मैं उनके साथ काम करूं, मगर मैंने इनकार कर दिया। तकरीबन 2 साल से मैं उनके मुफादात को सख्त नुकसान पहुंचा रहा हूं। वह तंजीम दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैली हुई है। इसीलिए मैं कहता हूं कि दुनिया के हर मुल्क में दुश्मन मेरे मुंतज़िर रहते हैं। इतना कहने के बाद मैं सिगरेट सुलगाने लगा ताकि उकाब की सोच को पढ़ सकूं। वह मुझसे खतरा महसूस कर रहा था। दूसरे लफ्ज़ों में, मुझ पर जो एतमाद था वो ख़त्म हो चुका था। उसने मुझे घूरते हुए पूछा, तुम्हारी कहानी ख़त्म हो गई है इस कहानी में? और 12 मसाले की चाट मिलाकर इसे दिलचस्प बनाओगे और मुझे मुतासिर करोगे? ये आप क्या कह रहे हैं पप्पा? फरीद, तुम बहुत चालाक हो। तुमने यहाँ आते ही मुझे पप्पा बना लिया, अपनी सलाहियतों से सारा को मुतासिर किया और हमारी तरह स्मगलर बनकर हमारा एतमाद हासिल कर लिया। मैं सारा की तरह नादान नहीं हूँ कि तुम्हारी स्मगलर वाली कहानी बदल जाने से तुम पर और ज़्यादा एतमाद करूँगा। मैंने कहा, आप ये तो सोचें कि जब पहले ही कहानी सुनकर आप अंधा एतमाद कर रहे थे, फिर मैं दूसरी कहानी क्यों सुनाता? मैं तो अब आपसे सच बोल रहा हूँ। नहीं, तुम अपनी कहानी इसलिए बदल रहे हो कि अब तुम्हें किसी वजह से मेकअप करने और अपना मुंह छुपाने की ज़रूरत पेश आ गई है। अगर तुम बदस्तूर स्मगलर बने रहते तो मैं ये कहता कि मेकअप ना करो
यहाँ की बहरी पुलिस से मैं तुम्हें बचा लूँगा, या फिर ये कि हांगकांग तुम्हारा इलाका नहीं है, वहाँ तुम्हें कोई नहीं पहचानता। ऐसी सूरत में भी सूरत छुपाने की ज़रूरत नहीं होती। फरीद, अपनी बेहतरी चाहते हो तो फ़ौरन मुझे बताओ कि तुम क्यों मेकअप करना चाहते हो, किससे छुपना चाहते हो और हमें अब तक धोखा क्यों देते रहे हो। मैं उलझन में पड़ गया। मुझे अपना चेहरा छुपाने के लिए वो स्मगलर वाली कहानी ख़त्म करनी पड़ी, क्योंकि उस कहानी पर कायम रहता तो मेकअप ज़रूरी ना होता। मेरी दूसरी कहानी सच्ची थी। मैंने सिर्फ फरहाद और टेलीपैथी का जिक्र नहीं किया था, मगर ये दुनिया अजीब है, झूठी बातों पर यकीन कर लिया जाता है। मैंने सच्ची बात कही तो अब झूठा, फरेबी और नाकाबिले एतमाद समझा जा रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, पप्पा मैं। उसने बात काट कर घुराते हुए कहा, मुझे पप्पा कहने से पहले एक बाप का एतमाद हासिल करो। मैंने कहा, मिस्टर ब्रांडो, मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं सच बोलकर आपका एतमाद खो रहा हूँ। उसने गुस्सा से मेज़ पर हाथ मारकर कहा, मैं कैसे यकीन करूँ? जिस तंजीम का तुमने जिक्र किया है, अगर वो सचमुच इतनी मुनज़्ज़म है कि दूसरे ममालिक में तखरीबी कार्रवाइयाँ करती है और उसके एजेंट और आलाकार तमाम ममालिक में फैले हुए हैं, तो तुम तनहा 2 साल से उन्हें किस तरह नुकसान पहुंचा रही हो? क्या वो इतने नाकारा और बूढ़े हैं कि तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते या गोली नहीं मार सकते? तुम एक अच्छे फाइटर बनकर और सूंघने की एक सलाहियत रखकर ऐसे मक्कार दुश्मनों से किस तरह बच निकलते हो जो दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैले हुए हैं? मैं तुमसे तुम्हारी असलियत मालूम करना चाहता हूँ और तुम मुझे मारधाड़ वाली जासूसी कहानी सुना रहे हो। मैंने कहा, जासूसियत और असरार की कहानी ये भी बन सकती है कि मिस्टर ब्रांडो दोहरी जिंदगी गुजारती हैं। जब समुद्री उकाब बनती हैं तो इस जहाज़ का रंग कुछ और होता है, और जिस रोज़ ब्रांडो के असल रूप में आते हैं तो जहाज़ का नक्शा ही बदल जाता है। बहरी पुलिस के छापे से महफूज रहने के लिए मखसूस कैबिनों की दीवारें दोहरी बनाई गई हैं ताकि तमाम गैर कानूनी माल छुपाया जा सके। मैंने माकूल जवाब दिया था, मगर उसने सर्द लहजे में कहा, सारा बहुत नादान है। उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया था कि माल किस तरह छुपाया जाता है। मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, इसलिए सारा ने मुझे अपना समझकर एतमाद किया है। मुझे अफसोस है फरीद, मैं तुम पर एतमाद नहीं कर सकता। तुम मुजरिमों का साथ नहीं देते हो और मैं मुजरिम हूँ, इसलिए तुम्हें छूट नहीं दूंगा। तुम हिरासत में रहोगे। उसने एक मुलाजिम को बुलाकर कहा कि 4 मुसल्ला जवानों को बुलाया जाए। वो हुक्म की तामील के लिए चला गया। मैं और ब्रांडो इत्मीनान से अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। उसे इत्मीनान था कि मैं बहरी जहाज से कहीं फरार नहीं हो सकता। 4 मुसल्ला जवान आए तो मैं उठकर खड़ा हो गया। ब्रांडो ने उन्हें हुक्म दिया, फरीद को हवालात में बंद करो, मगर इसके आराम का ख्याल रखो। वहाँ फोल्डिंग चारपाई और कुर्सी वगैरह पहुंचा दो। डाइनिंग हॉल के तमाम लोग मुझे देख रहे थे। ये खबर आग की तरह किचन तक पहुंची कि उकाब का मुअज़्ज़ज़ मेहमान फरीद हिरासत में रखा जा रहा है। सारा किचन से दौड़ती हुई आई। मैं मुसल्ला जवानों के दरमियान चलता हुआ हॉल से बाहर जा रहा था। उसने कुछ हैरानी और कुछ गुस्से से बाप को मुखातिब किया, पप्पा क्या बात है? आप फरीद के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रही हैं? यू शट अप, ब्रांडो ने गरज कर कहा। तुम किस मुसीबत को यहाँ ले आई हो? ये ना हमारी लाइन का आदमी और ना ही किसी और तरह से मुजरिमाना जिंदगी गुजारता है। इसका मतलब तो यही होता है कि ये जासूस है, कानून का मुहाफिज है। मैं उस वक्त तक मुसल्ला जवानों के साथ हॉल से दूर जा चुका था और अब दिमाग की स्क्रीन पर बाप बेटी को देख रहा था। सारा ने पूछा, क्या फरीद ने इकरार किया है कि वो जासूस है? मुजरिम जासूस के सामने और जासूस मुजरिम के सामने कभी अपना भेद नहीं खोलते, तो फिर आप उस पर कैसे शुबा कर रही हैं? आराम से बैठ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो मेरी खाली की हुई कुर्सी पर बैठ गई। ब्रांडो वो तमाम बातें तफसील से बताने लगा जो मैंने अपने बारे में उसे बताई थी। सब कुछ सुनने के बाद सारा ने कहा, पापा वो सिर्फ दलेर नहीं ज़हीन भी है। उस खतरनाक तंजीम के अफराद यकीनन खतरनाक होंगे, लेकिन फरीद अपनी जहानत से बचता बचाता हमारे पास पहुंचा है। वो मुहिम जो नौजवान है, उसके लिए अपनी हिफाजत मुश्किल हो सकती है, नामुमकिन नहीं हो सकती। सारा, तुमने अभी सिर्फ समुंदर देखा है, तुम सिर्फ यहाँ के मुसाइब से लड़ती रही हो। तुम ये नहीं जानती कि ज़मीन के चप्पे चप्पे पर कैसे कैसे ज़हीन, दलेर और ख़तरनाक लोग मौजूद हैं। तुमने सिर्फ हांगकांग से फार्मूसा और जापान तक की दुनिया देखी और इस मुख्तसर सी दुनिया में फरीद की दलेरी और जहानत से मुतासिर हो गई, लेकिन मेरा तजुर्बा तुम्हारी तरह महदूद नहीं है। मैं इस बात को समझता हूँ कि फरीद अगर किसी मुनज़्ज़म गिरोह से टकराता तो अब तक वो लोग इस तन्हा आदमी को चुटकी में मसल चुके होते। मैं आपके तजुर्बात और दानाई को तस्लीम करती हूँ। ठीक है, फरीद ने अपनी ये दूसरी दास्तान भी मनगढ़ंत सुनाई होगी, वो पुरस्कार बनकर रहना चाहता होगा, मगर ये तो सोचिए कि उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि आपको जहरीली शराब से बचाया है। मेरा दिल नहीं मानता कि वो किसी मौका पर हमारा दुश्मन बन सकता है। ब्रांडो ने बेटी को गहरी नज़रों से देखते हुए कहा, तुम्हारा दिल नहीं मानता? फरीद ने तुम्हें इस हद तक मुतासिर किया है कि अब तुम दिल की बात पर जोर देती हो, दिमाग से फैसला करना भूलती जा रही हो। सारा एक ज़रा सा घबराई, फिर अपने आप को टटोलने लगी। क्या मैं दिल के किसी मामला में फरीद से मुतासिर हूँ? इस सवाल के जवाब में ख्वाब की एक हल्की सी झलक तस्वुर में नजर आई। पता चला कि दिल में कहीं चोर बैठा हुआ है जिसे उसके बाप ने पकड़ लिया है। वो जल्दी से तेवर बदलकर गुस्सा से बोली, पापा आप कैसी बातें कर रही हैं? आप जिस अंदाज में सोच रही हैं उस अंदाज में मुझे कोई मुतासिर नहीं कर सकता। तो फिर तुम ही फैसला सुनाओ कि फरीद से क्या सलूक किया जाए।
वो उलझन में पड़ गई। ब्रांडो ने कहा, हर पहलू पर अच्छी तरह गौर करो। तुम इस जहाज के तमाम खुफिया कैबिन उसे दिखा चुकी हो। वो सब जान चुका है कि जहाज में कितना माल है और कहाँ छुपा कर रखा गया है। सारा के तस्वुर में वो मंजर घूम गया जब वो मुझे तमाम कैबिन दिखा रही थी। ब्रांडो ने कहा, वो इस बात का इतराफ़ कर चुका है कि वो मुजरिमों का साथ कभी नहीं देता और हम बाप बेटी जितने बड़े जुर्म का सबूत लिए जा रही हैं। हांगकांग में फरीद इस सबूत के साथ हमें कानून के हवाले कर देगा। सारा दोनों हाथों से सर थाम कर मेज़ पर झुक गई। बाप ने कहा, मैंने तकरीबन 20 साल से अपनी इस दोहरी शख्सियत को बरकरार रखा है। मैं पुर्तगाली इलाका मकाओ में एक मुअज़्ज़िज़ रईस आज़म हूँ और इस वसी समुंदर के सीने पर उड़ने वाला ऐसा उकाब जो कानून के शिकंजे में नहीं आता। लेकिन आज फरीद को हमेशा के लिए खामोश ना किया गया तो मेरी दोनों शख्सियतें फना हो जाएंगी। बरसों की कमाई हुई दौलत की एक चुटकी भी नहीं मिलेगी। ब्रांडो की इज्जत खाक में मिल जाएगी। उकाब का बुढ़ापा और बेटी की जवानी जेल की 4 दीवारी में गुजरेगी। सारा का सर चकरा रहा था। उसने कहा, आप फरीद को हमेशा के लिए खामोश कर देना चाहती हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो मार डाला जाएगा। ब्रांडो ने फैसलाकुन लहजे में कहा, 2 ही रास्ते हैं, उसे खत्म कर दिया जाए या फिर उसे खरीद लिया जाए। सारा अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। उस वक्त वो भूल गई थी कि वो एक औरत के लिबास भी है और उसे फरीद के सामने नहीं जाना चाहिए। मुझे जहाज के हवालात में पहुंचा दिया गया। ये वो जगह थी जहां पिछली रात उस ऑफिसर को कैद किया गया था जिसने ब्रांडो उर्फ उकाब को जहर देकर हलाक करने की कोशिश की थी। जिस ऑफिसर को मैंने यहाँ हवालात में भिजवाया था, उकाब के आदमी उसे कत्ल करके समुद्र में फेंक चुके थे। अब इसी जगह मुझे पहुंचा दिया गया। अब मेरी बारी थी। पहले मैं मुतमईन था कि ब्रांडो मुझे मौत की सज़ा नहीं देगा, इस बात का लिहाज करेगा कि मैंने उसकी जान बचाई थी। लेकिन ऐसी सूरत में जबकि उकाब की कमाई हुई दौलत, ब्रांडो की हासिल की हुई इज्जत और शोहरत खाक में मिलने वाली हो और उसके साथ उसकी जवान बेटी जेल में जाने वाली हो, तो फिर लिहाज व मुरव्वत की गुंजाइश नहीं रहती। ब्रांडो अपने दिमाग के चोर खाने में मेरी मौत का फैसला कर चुका था। वो सारा को सिर्फ रस्मी तौर पर मेरे पास भेज रहा था ताकि बेटी को शिकायत ना हो कि उसने फरीद को दोस्त बनने का मौका नहीं दिया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। बल्ब की जर्द रोशनी में सारा नजर आई जो इस वक्त दूसरे रूप में थी। मैंने दीवार से पुश्त लगाकर मुस्कुराते हुए कुर्सी की तरफ इशारा किया। हेलो सारा, बैठ जाओ। इत्मीनान हो तो आराम से बैठा जाता है। फरीद, ये अचानक क्या हो गया? तुम अच्छे दोस्त थे। अच्छे दोस्त थे ना? हम इंसान अजीब हैं सारा। अभी थोड़ी देर पहले हम सब एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे थे, एतमाद कर रहे थे। तुमने आज तक खुद को किसी से छुपाने की ज़रूरत महसूस नहीं की, लेकिन मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई नाजुक सा एहसास है कि तुम मोहब्बत से छुपने लगी। नहीं, तुम गैर ज़रूरी बातें ना करो। मैं अभी तुमसे। मैंने हाथ उठाकर उसकी बात काटते हुए कहा, पहले मुझे कह लेने दो। तुम दिल की बातें झुठलाती रहोगी, इसलिए मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। मैं कह रहा था कि थोड़ी देर पहले हम आपस में एक दूसरे के लिए अच्छे जज्बात रखते थे। तुमने इस मौजूदा रूप में छुपकर आंख मचोली शुरू कर दी। तब मुझे एहसास हुआ कि जो लड़की मुझे चुपके चुपके इस कदर चाहती है, मैं उसके बाप से असलियत नहीं छुपाऊंगा। ये सोचकर मैंने मिस्टर ब्रांडो को अपने मुतल्लिक सब कुछ सच बता दिया। वो इस बात से मुतासिर हो गई कि मैंने उसकी खातिर उसके बाप से सच कहा। यूं भी उसके दिल में पहले से मेरे लिए जगह ना होती तो बाप के फैसले के मुताबिक मुझे दुश्मन ही समझती, और एक दुश्मन कैदी से मिलने कभी नहीं आती। वो परेशान होकर बोली, तुमने सच क्यों कह दिया फरीद? पहले झूठ को ही निभाते रहते। जहां मोहब्बत होती है वहां झूठ का गुजर नहीं होता। पहले मैंने सोचा था कि यहाँ तुम लोगों का दोस्त बना रहूंगा, फिर हांगकांग पहुंचते ही चुपके से साथ छोड़कर चला जाऊंगा। कहीं से मेकअप का सामान हासिल करूंगा और दुश्मनों से छुपने के लिए भेस बदल लूंगा। मैंने बात अधूरी छोड़कर अपनी जेब में टटोलते हुए कहा, मेरे पास सिगरेट नहीं है। वो दरवाजे के पास गई, फिर एक मुसल्ला गार्ड से चाय और सिगरेट लाने के लिए कहा। इसके बाद वापस आकर बोली, क्या ही अच्छा होता कि तुम चुपके से कहीं और जाकर मेकअप कर लेते, ये उलझने तो पैदा ना होती। सारा इसे मोहब्बत समझो या हमाकत, मेरा दिल राजी ना हुआ कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं। तुम्हारे साथ रहने के लिए ज़रूरी था कि मैं जहाज़ी में भेस बदल लूं, और भेस बदलने के लिए मुझे तुम्हारे पप्पा को सच्ची बात बतानी पड़ती कि मैं कौन हूं और क्या हूं। वह सोच में डूबी हुई कुर्सी पर बैठ गई। ये बात उसके दिल में बैठ चुकी थी कि मैंने अब तक जो कुछ किया और करता आ रहा हूं वह सब उसी के लिए किया था। उसने कुछ कहने के लिए सर उठाया तो मुझे मुस्कुराते देखकर ताज्जुब से बोली, तुम मुस्कुरा रही हो? क्या ये नहीं जानते कि इस कमरे में कैद किए जाने वाले यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकलते? उनकी लाशें समुद्र में फेंक दी जाती हैं। मैंने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा, जब इंसान की आरजू पूरी हो जाए तो वो मौत के सामने भी मुस्कुराता है। क्या तुम मरने की आरजू कर रहे थे? नहीं, तुम्हें ब्लाउज और स्कर्ट में देखने की जो आरजू की थी वो आज तुमने पूरी कर दी। वो एक झटके से उठकर खड़ी हो गई। वहां अपने आप को छुपा नहीं सकती थी, इसलिए जल्दी से घूमकर मुंह छुपा लिया। इतने में मुलाजिम चाय ले आया। इस तरह सारा को संभलने का मौका मिल गया। वो अपनी घबराहट पर काबू पाती हुई अपने लिबास को देख रही थी। मुलाजिम के जाने के बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब आया। वो मुंह फेरे खड़ी हुई थी। मैंने हौले से कहा, कभी कभी ख्वाब सच्चे हो जाते हैं। आज जब तुम्हारे कैबिन में सो रहा था तब मैंने ख्वाब में रोमाना को देखा। वो इसी लिबास में मेरे पास आई थी। उसका दिल धक से रह गया। रोमाना?
इसके साथ ही मैंने उसकी सोच में कहा, रोमाना, यह सरगोशी कितनी गहरी है, मेरे दिल में उतर रही है। उसने अपना एक हाथ धड़कते हुए दिल पर रख लिया, फिर घबरा कर बोली, फरीद, मैं तुम्हारा ख्वाब सुनने नहीं, तुम्हें खतरे से आगाह करने आई हूँ। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, रोमाना, मैंने देखा तुम फूलों की वादी में हो। रंगारंग फूल तुम्हारी सांसों के लिए खुशबू लुटा रही हैं। तुम्हारी आंखों में ख्वाब उतर रहे हैं और होंठों पर कोयल की कूक है। तुम मुझे पुकार रही हो और मैं तुम्हारी सांसों के करीब आ गया हूँ। अब वो सारा नहीं थी, रोमाना थी। तस्वुर में फूल नगर आबाद हो गया और मैं सोच के जरिया उसे तस्वुर की ऐसी गहराई में ले जा रहा था जहां से वो चौंक कर वापस ना आ सके। अब वो किसी कैदी के कमरे में नहीं थी, शौक रंग फूलों के दरमियान खड़ी हुई थी। उसकी सोच में सावन के बादल थे, आंखों में धनक रंग थे, दिल की धड़कनों में पपीहा बोल रहा था। ये जो जज्बे होते हैं दबे दबे होते हैं, तह में जलजले की तरह धीरे से घिसमिसाते हैं, ऊपर से लरजाती हैं, पांव तले से जमीन सिरकाती हैं। पहले तो संभलने के लिए सहारा लेना पड़ता है। वो एकदम से डगमगाकर पलट गई। दोनों मरमरी बाहें सहारे के लिए भटकती हुई मेरी गर्दन से लिपट गईं। तब वो सारा न रही, तब वो रोमाना न रही, तब वो कुछ ना रही, क्योंकि ऐसे मुकाम पर औरत की अपनी ज़ात फना हो जाती है। उसके दिल की पागल धड़कनें बज रही थीं। वो रोती हुई बोली, मेरे आसमान, तुम मौत की दहलीज पर क्यों मिले हो? पापा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने उसके आंसुओं को होंठों की उंगलियों से पहुंचते हुए कहा, रोमाना, तुम्हारी जैसी नाकाबिले शिकस्त लड़की रोती हुई अच्छी नहीं लगती। तुमने मेरे अंदर की सोई हुई औरत को बेदार करते हुए ये क्यों ना सोचा कि औरत रोती भी है अपने लिए नहीं, अपने प्यार की सलामती के लिए। हाय, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कभी किसी के लिए मेरी आंख में आंसू आएंगे। मैंने कहा, मेरी जान, परेशान होने से बात नहीं बनेगी। तुम अपने पापा को समझाओ कि मैं दुश्मन नहीं हूँ। फरीद, मैं तुमसे ज्यादा पापा को समझती हूँ। उन्हें जिसकी तरफ से खतरा महसूस होता है वो उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ते। मैं उन्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि तुम उनकी दोहरी शख्सियत का राज फाश नहीं करोगे? हाँ, जो समझना ना चाहे उसे समझाने की हर कोशिश फजूल होती है। कोई बात नहीं, जब मेरी तकदीर में यही लिखा है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत को पा लेने के बाद मर जाऊं, तो मुझे तकदीर का यह फैसला मंजूर है। नहीं, वो इतनी सख्ती से लिपट गई जैसे मुझ में जज्ब होकर मेरे मरने से पहले अपनी ज़ात को मेरे अंदर ख़त्म कर देना चाहती हो। रोमाना, एक तरह से तकदीर का फैसला मुनासिब है। अगर मैं जिंदा रहूंगा तब भी हम एक साथ जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे। उसने चौंक कर सर उठाया, फिर हैरानी से पूछा, ये क्या कह रहे हो फरीद? वही कह रहा हूं जो एक बार तुमसे कह चुका हूं। हम मुहिमाती जिंदगी गुजारती हैं। आज तक तुम किसी की पाबंद नहीं रही और ना ही मैं किसी को बीवी बनाकर उसका पाबंद रहना चाहता हूं। तुम्हारा इलाका समुंदर है, मेरा इलाका दुनिया के तमाम बर्रे आज़म। फिर हमारी जिंदगी गुजारने के तरीके जुदा हैं। तुम जुराइम के साए में जिंदा रहती और मैं जुराइम से नफरत करता हूँ। वो आहिस्ता आहिस्ता मुझसे अलग हो गई, मुझसे एक कदम फासला पर खड़ी होकर बोली, फरीद, मैंने तुम्हारी खातिर अपनी जिद छोड़ दी, तुम्हारे लिए औरत बन गई। तुमने अपनी राह पर आवाज़ देने से पहले ये क्यों ना सोचा कि औरत की सबसे पहली ख्वाहिश यही होती है कि उसका मर्द सिर्फ उसी का होकर रहे। इसीलिए वो शादी करती है कि वो मर्द ये बंधन तोड़कर ना जा सके। तुम कहीं नहीं जाओगे। जब मैं तुम्हारी खातिर बदल सकती हूँ तो तुम्हें भी मेरी खातिर बदल जाना चाहिए। रोमाना, मैंने खूब सोच समझकर इस वक्त ये बहस छेड़ी है ताकि बाद में अगर मैं जिंदा बच जाऊं तो तुम्हें शिकायत ना हो कि ज़मीन अपने साहिल से पीछे हट जाती है, समुंदर अपनी हद से आगे बढ़ जाता है, फिर ये आसमान अपनी जगह अटल क्यों रहता है? फिर ये आसमान है क्या? तुम जितनी ऊंची परवाज करोगी आसमान और उतना ही ऊंचा होता चला जाएगा। तुम इसे कभी पकड़ कर ना रख सकोगी। वो तेजी से मेरे पास आई, फिर मेरा गिरबान पकड़कर झिंझोड़ती हुई बोली, नहीं फरीद नहीं, मुझे फ़लसफ़ा की ज़ुबान में ना समझाओ। अगर तुम्हें इस तरह दूर होना था तो मुझे करीब क्यों ले आई? तुम तमाम उम्र एक मर्द के खोल में छुपी नहीं रह सकती थी। एक दिन तुम्हें औरत बनना था, सो बन गई। मैंने तुम्हें सिर्फ दिल से मजबूर होकर प्यार किया। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी शर्म और तुम्हारे औरत के गुरूर को ठेस नहीं पहुंचाई। तुम्हें पहले ही तमाम ऊंच नीच समझा रहा हूं। मैं सिर्फ एक ही बात समझती हूँ कि तुम मुझ पर जुल्म कर रही हो। औरत को उसके औरतपन का एहसास दिलाना और अपने तौर पर मस्बत अंदाज में सोचने के लिए छोड़ देना जुल्म नहीं है। मैं हमेशा एक अच्छा दोस्त बनकर रहना चाहता हूँ। तुम मुझे आजमा कर देखो। मैं ऐसा आदमी हूँ जो दुनिया के किसी एक गोशे में बैठकर दूसरे गोशा की दोस्ती निभाता हूँ। तुम कभी ज़रूरत के वक्त या मुसीबत के वक्त याद करोगी तो मैं तुम्हारे सामने पहुंच जाऊंगा। तुम कोई जादूगर हो या आवाज़ से ज़्यादा तेज़ रफ्तार तैयार हो कि मैं याद करूंगी और तुम सामने पहुंच जाओगे। तुम क्यों मुझे बातों में बहला रही हो? तुम्हारी ऐसी उल्टी सीधी बातें सुनकर पप्पा तुम्हारे दुश्मन बन गए हैं। तुम्हारे पप्पा बाद में बहुत अफसोस करेंगे। तुम अपनी बात करो, आओ हम अच्छे दोस्त बनकर रहें। मैंने उसका हाथ थाम लिया। फिर वो कहने लगी, ये तुमने मुझे किस नई उलझन में मुब्तला कर दिया। मैं पप्पा की दुश्मनी से परेशान होकर तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। तुम्हें सजाए मौत से बचाना चाहती हूँ, मगर तुमने परेशानी और बढ़ा दी। रोमाना, सीधी सी बात है कि मुझे हमेशा के लिए दोस्त बना लो। फिर अपने बाप के दिमाग से सोचो कि मैं बहरूपी और फरेबी हूँ, जासूस हूँ, तुम्हारे पप्पा जैसे मुजरिम का दुश्मन हूँ, तुम्हारी जैसी मोहब्बत करने वाली लड़की का वो महबूब हूँ जो वफा नहीं जानता। लिहाजा मुझे मरने के लिए यहीं छोड़ दो।
वो बोली, नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। आसमान बेरहम हो तब भी धरती फूल खिलाती है। तुम वफा ना करो, मैं अपने हिस्से की वफा करूंगी। मैं पप्पा का फैसला बदल कर रहूंगी या फिर तुम्हारे साथ जान दे दूंगी। और तेजी से भागती हुई कमरे से बाहर चली गई। मैं खाली हो गया, वो कमरा खाली हो गया। चंद लम्हों के लिए मेरी कायनात का रंग उड़ गया। यूं लगा जैसे आंख खुल गई और सपना उड़ गया। वो अपने वजूद के खजाने से ऐसे खूबसूरत जज्बे लुटा कर गई थी कि मैं बड़ी देर तक मदहोशी के आलम में उसके जाने वाले खाली रास्ते को देखता रहा। अभी जी नहीं चाहता था कि उसकी याद से खाली हो जाऊं, इसलिए एक सिगरेट सुलगाकर उसे अपने दिमाग की स्क्रीन पर देखने लगा। वो जहाज की रेलिंग के पास खड़ी अपनी सांसों पर काबू पा रही थी। जहाज के बाहर दूर तक तारीकी फैली हुई थी। समुद्र की सतह को छूने वाली ठंडी हवाएं उसे किसी कदर सुकून पहुंचा रही थीं। रोजो ब्रांडो उर्फ समुद्री उकाब जहाज के अगले हिस्से में खड़ा स्केपर से बातें कर रहा था। मैं रोमाना को छोड़कर ब्रांडो के दिमाग में पहुंच गया। वो रोमाना को दूर से आते देख रहा था और सोच रहा था, सारा बड़ी देर लगा कर आ रही है, नादान कहीं की, अभी तक दोस्त और दुश्मन को समझना नहीं सीखा है। वह चंद कदम के फासले पर आकर खड़ी हो गई। ब्रांडो उसे करीब से देखते ही खटक गया। रोमाना खुद को बड़ी हद तक संभाल कर आई थी, मगर उसके बाल जरा से बिखर गए थे। वह शराब नहीं पीती थी, मगर आंखों से खुमार झलक रहा था। दिल में जो जज्बे छुपे हुए थे वो रुखसारों पर तमतमा रहे थे। बाप से आंखें मिलते ही उसने नजरें झुका लीं। बाप ने गहरी संजीदगी से पूछा, मैं क्या समझूं? मेरे सामने सारा खड़ी है या रोमाना? वह जरा सा हिचकिचाती हुई बोली, रोमाना। जब मैं तुम्हें रोमाना कहता तो तुम चिढ़ जाती थी। तुम्हें सारा का चट्टानी कैरियर पसंद था, क्या यह चट्टान पिघल गई है? वह नजरें चुराती हुई रेलिंग के पास जाकर खड़ी हो गई। ब्रांडो ने गुर्रा कर कहा, मैं समझ रहा था कि वो अपनी जान बचाने के लिए जबरदस्त चाल चलेगा, मगर ये नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी तुम्हें कमजोर बना देगा। आप गलत समझ रहे हैं पप्पा। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि वो हमारा बेहतरीन दोस्त है। हमारा नहीं कहो, तुम्हारा कहो। मुझे दुश्मनों की पहचान है। अगर तुम्हारी जगह अभी मेरी सारा होती तो उस दुश्मन की लाश को खुद अपने हाथों से समुद्र में फेंक चुकी होती। पप्पा, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, सिर्फ एक दरख्वास्त करती हूँ। आप उस पर ना सही अपनी बेटी पर भरोसा करें। मैं उसे आपके लिए खतरा बनने का मौका नहीं दूंगी। तुम उस खतरे को अपने दिल तक पहुंचने से ना रोक सकी, दूसरों को उससे क्या बचा सकोगी? बस बहुत हो चुका। जाओ अब अपने कैबिन में बैठकर आहें भरो। आइंदा सारा का दिल और दिमाग लेकर मेरे पास आना। फिर उसने 2 मुसल्ला जवानों को हाथ के इशारे से बुलाया। रोमाना चौंक कर उन्हें देखने लगी। ब्रांडो ने उन्हें हुक्म दिया, जाओ कैदी को ठिकाने लगा दो। वो दोनों पलट कर जाना चाहते थे। रोमाना ने डांट कर कहा, ठहरो, इस हुक्म की तामील नहीं होगी। वो नौजवान रुक गए। ब्रांडो ने गुर्रा कर पूछा, मेरे हुक्म की तामील नहीं होगी? क्या तुम होश में हो? वो रेलिंग के पास से हटकर बोली, आप होश में नहीं है पप्पा। मैं बेटी बनकर समझा रही थी, आपने समझने से इनकार कर दिया। मेरे हुक्म के बगैर यहाँ का एक फर्द भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ब्रांडो ने उसे चुभती हुई नजरों से देखकर पूछा, नादान लड़की, क्या तुम चाहती हो कि मैं अभी उकाब बन जाऊं? वो बाप के सामने दाएं से बाएं चलती हुई बोली, समुद्री उकाब को यह नहीं भूलना चाहिए कि उसके मुसल्ला जवान लेडी सारा की कमांड में रहती हैं। अगर आज एक भी जवान कमांड और डिसिप्लिन के खिलाफ हथियार उठाएगा तो उसकी मौत सारा के हाथों से होगी। ब्रांडो का भी नजरों से दूर तक फैले हुए लोगों को देखने लगा। स्केपर ने आगे बढ़कर अदब से कहा, सर आप हमें आजमाइश में न डालें। जब आप बाप बेटी के दरमियान सुलह हो जाएगी तो हम हुक्म ना मानने के जुर्म में किसी एक की नज़रों में गिर जाएंगे। एक बूढ़े ने सारा को समझाया, बेटी, तूफान समुद्रों में आती हैं। इस जहाज में ऐसा तूफान ना लाओ जो बाप को बेटी से जुदा कर दे। सारा ने हाथ उठाकर कहा, अंकल आप अपनी नसीहत के साथ उधर चले जाएं और पापा को जाकर समझाएं कि बूढ़ों को कभी जवान औलाद के फैसलों पर भी एतमाद करना चाहिए। बूढ़ा पीछे हट गया। सब जानते थे कि उकाब का फैसला कभी नहीं बदलता। उकाब ने कहा, मैं तुम लोगों को आजमाइश में मुब्तला नहीं करूंगा। मेरा निशाना कमज़ोर नहीं, मैं खुद उसे गोली मारकर समुद्र में फेंकूंगा। पापा, मैं आखिरी बार बेटी बनकर समझा रही हूँ, मुझे अपने रास्ते की दीवार बनने पर मजबूर ना करें। दीवार, तुम मेरा रास्ता रोकोगी। इस जहाज के बूढ़ों से पूछो, क्या उन्होंने दुनिया के नक्शा में कोई ऐसा समुंदर देखा है जिसने उकाब को गुजरने ना दिया हो? इसके जवाब में सारा ने चुभती हुई नज़रों से उकाब को देखा, फिर अपने ब्लाउज के बटन खोलने लगी। उकाब ने सर्द मगर शफाक नज़रों से जिद्दी लड़की को देखा, फिर अपना कोट उतारकर स्केपर की तरफ उछाल दिया। सब लोग दूर पीछे की तरफ हट रहे थे। अब सारा के जिस्म पर नायलॉन का वो लिबास था जिसे वह जिम्नास्टिक की मशकों के दौरान पहनती थी। उकाब ने अपने खास मुलाजिम को हंटर लाने के लिए कहा। मुलाजिम चला गया। मैं एक कैदी बनकर चुपचाप वो तमाशा देख रहा था। रोजो ब्रांडो अपने फैसला के मुताबिक मुझे कत्ल करने के लिए जालिम उकाब बन गया। मैं उनके दरमियान मुदाखलत नहीं करना चाहता था। ये देखना चाहता था कि यह खेल कहाँ जाकर ख़त्म होता है। मुलाजिम हंटर लेकर आ गया। सारा तनकर सीधी हो गई। उकाब ने एक पाँव आगे बढ़ाकर हंटर को अपने सर पर दायरे की सूरत में घुमाते हुए कहा, शेर अपने बच्चे को पंजे मारने का फन सिखाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि शेर खुद बूढ़ा और कमज़ोर हो गया है। देखो, नाफरमान औलाद को ऐसे सजा दी जाती है।
बात खत्म होते ही हंटर ने बिजली की तरह कड़क कर शराब की आवाज़ पैदा की। सारा की कमर से स्प्रिंग की तरह लिपट कर खुला, फिर उसके गोरे चिकने और शफाफ पेट के जिल्द को छीलता हुआ, लहू उछालता हुआ और सुरख लकीर खींचता हुआ वापस आ गया। सब ताज्जुब से देखने लगे। सब ने यह सोचा था कि उकाब का वार खाली जाएगा, क्योंकि जिम्नास्टिक के कमालात दिखाने वाली सारा की चुस्ती और फुर्ती के सभी कायल थे। मगर वो चुप खड़ी थी। उसे जो जिस्मानी तकलीफ पहुंची थी उसे बर्दाश्त करने के लिए उसने दांत पर दांत जमा लिए और जख्मी नागिन की तरह फूं फूं फुंकारती हुई नाक और मुंह से सांसें छोड़ रही थी। उकाब ने सख्त लहजे में जरा हैरानी से पूछा, तुमने बचने की कोशिश क्यों नहीं की? वो दांत पीस कर बोली, आप बाप बनकर हाथ उठा रही हैं, मैं फर्मा बरदार बेटी बनकर सजा पा रही हूँ। मेरी जंग आपसे नहीं, उन कदमों से है जो फरीद की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, अब तुम्हारे चैलेंज का मतलब समझ में आया है, तो फिर रोको मुझे, मैं फरीद की मौत बनकर जा रहा हूँ। वो एक कदम आगे बढ़ा। सारा के हलक से आवाज़ निकली। वो रास्ता रोककर खड़ी हो गई। वो दाएं तरफ खम खाकर दोनों हाथों के बल फर्श पर उल्टी खड़ी हो गई। फिर वो खम खाकर टांगों पर खड़ी हुई। वो दाएं से बाएं, कभी हाथों पर कभी पैरों पर अपने बदन का बोझ संभालती चक्री की तरह घूम रही थी। उकाब तेजी से चारों तरफ घूम घूम कर उसे देख रहा था कि पता नहीं वो कब हमला कर दे। मगर वो एक तरफ पहुंचकर दोनों टांगों पर चुपचाप खड़ी हो गई। तब उकाब को अपनी हमाकत का एहसास हुआ। सारा ने उसे एक गोल चक्कर देकर उसका रास्ता बदल दिया था। वो मेरी तरफ आना चाहता था, मगर अब मुखालिफ सिमत में आगे बढ़ गया। उधर सारा के खड़े होने का अंदाज कह रहा था, यू ओल्ड मर्डरर, बूढ़े कातिल, आगे बढ़ो। वो मेरी तरफ आने के लिए फिर तेजी से पलट गया। खतरे की घंटी सुनाई दी। वो तेजी से पलटा, मगर पलटने और झपटने की तेजी बिजली के हिस्सा में आई। वो बिजली की तेजी से फर्श पर आकर जैसे गिरी। उकाब की टांग पर टांग मारकर उसे गिराया। लेटे ही लेटे एक दायरे में घूमी, फिर हप हप की ताल पर उल्टी कलाबाजी खाकर खड़ी हो गई। उकाब कमजोर या अनाड़ी नहीं था, एक बेहतरीन फाइटर था, मगर उसके लिए मुश्किल यह थी कि सारा लड़ने के बजाय जिम्नास्टिक के करतब दिखा रही थी। उसे हमला करने का मौका नहीं दे रही थी। उसने झिलाकर फिर हंटर हाथ में ले लिया। शराब शराब। वह हंटर बिजली की तरह लपकने लगा, मगर अब बिजली की तरह सारा पर न गिर सका। कभी उसकी टांगों के नीचे से, कभी सर पर से गुजर गया। मैं मुस्कुराते हुए दिमाग की स्क्रीन पर देख रहा था, लेकिन बाप बेटी का मुकाबला ज्यादा देर तक जारी न रह सका। अचानक ही जहाज में खतरे का अलार्म बजने लगा। उकाब के हाथ से हंटर छूट गया। वो दौड़ता हुआ स्केपर के कैबिन में पहुंचा। सारा भी उसके पीछे भागती हुई आई। जहाज के सबसे ऊपरी हिस्सा पर, जहां एक शख्स सैटेलाइट के पास ड्यूटी दे रहा था, वो पाइप के ऊपरी सिरे से बोल रहा था। उसका दूसरा कैबिन के अंदर था। उसका दूसरा सिरा कैबिन के अंदर था। वहां से आवाज़ आ रही थी, सर, एक लॉन्च हमारी तरफ आ रही है। वो सिग्नल दे रहे हैं कि वो बहरी पुलिस की लॉन्च है। ये इतला सुनते ही उकाब घुराता हुआ सारा की तरफ पलटा। सुन लिया तुमने? अगर हमने फौरन ही फरीद को ख़त्म ना किया तो वो बहरी पुलिस को खुफिया कैबिनों तक पहुंचा देगा। सारा जवाब देने के बजाय उछलकर दरवाजे पर गई। फिर इससे पहले कि उकाब की समझ में कुछ आता, उसने कैबिन के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। फिर उसने एक मुसल्ला जवान से राइफल लेकर कहा, जाओ सब यहाँ से ज़रा दूर चले जाओ, और तुम सुनो, जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स ले आओ। स्केपर और उकाब दरवाजे को अंदर से पीटने लगे। सारा, दरवाज़ा खोलो, वरना मैं इसे तोड़कर भी बाहर आ सकता हूँ। इतनी अकल मुझे भी है पप्पा, और थोड़ी सी अकल मैं आपको भी देना चाहती हूँ। अगर आप दरवाज़ा तोड़ना चाहेंगे तो मैं 90 डिग्री पर फायरिंग करूंगी। यह हवाई फायरिंग की आवाज़ पुलिस लॉन्च तक पहुंचेगी। फिर आप रोज़ो ब्रांडो जैसे मोअज़्ज़ज़ शायरी के जहाज़ में फायरिंग का जवाब पेश न कर सकेंगे। उकाब को अकल आ गई। उसने बुजुर्गाना अंदाज में समझाया, बेटी तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम अपने जहाज़ को पुलिस की नज़रों में मशकूक बनाना चाहती हो? अगर कैबिन में आप खामोश बैठे रहेंगे तो मैं फायरिंग नहीं करूंगी। और यह ख्याल दिल से निकाल दें कि जब तक मैं यहाँ खड़ी रहूंगी कोई आपकी मदद के लिए आएगा। आप तमाम लोगों का फैसला सुन चुकी हैं कि ये लोग बाप बेटी के झगड़े में नहीं आएंगे। सारा, तुम मुझे कैसे बंद रख सकोगी? ब्रांडो की हैसियत से मुझे ही पुलिस वालों से बातें करना होंगी। जब पुलिस लॉन्च करीब आएगी और वो आपको कॉल करेंगे तब मैं दरवाज़ा खोल दूंगी। लेकिन इसकी भी एक शर्त है। बको, क्या बकती हो? देखिए पप्पा, आपने फरीद को कत्ल करने का हुक्म दिया, मगर उसकी तामील नहीं हुई, क्योंकि ये बेचारे मजबूर हैं। हम में से किसी एक का हुक्म मानकर बाद में मुसीबत में पड़ जाएंगे। चलिए हम दोनों मुश्तरका हुक्म सादिर करते हैं कि फरीद को आज़ाद करके यहाँ लाया जाए। मैं हुक्म नहीं दूंगा, मुझे गुस्सा ना दिलाओ। मैं भी गुस्सा वाले बाप की बेटी हूँ। मेरे अच्छे पप्पा, हम दोनों को गुस्सा नहीं आना चाहिए। हुक्म दे दीजिए। फर्स्ट एड बॉक्स लाने वाले फर्श पर घुटने टेक कर सारा के पेट और कमर के जख्म पर मरहम लगा रहा था। फिर वो पट्टी बांधने लगा। पप्पा, आप हुक्म देने में देर कर रही हैं और मेरी उंगली राइफल की ट्रैगर पर कांप रही है। अगर आप मेरी ज़िद्दी तबीयत को भूल चुके हैं तो लीजिए, मैं 3 कहते ही फायरिंग शुरू कर दूंगी। 1 2 ठहरो, मैं हुक्म दे रहा हूँ। सारा ने 4 मुसल्ला जवानों को करीब बुलाया। फिर वो सारा और उकाब का मुश्तरका हुक्म सुनकर मेरी तरफ आने लगे। मैंने मुस्कुराकर दिल ही दिल में कहा, जियो मेरी जान, तुम तो वाकई समुंदर के सीने पर आंधी की तरह चलती हो। 10 मिनट के बाद मैं कैद खाना से निकलकर अपने रोमाना के पास पहुंच गया।
उसने मुझे राइफल देकर कहा, दरवाजे पर खड़े रहो, मैं ज़रा लिबास पहन लूँ। वो अपना ब्लाउज और स्कर्ट फर्श पर से उठाकर पहनने लगी। उस वक्त पुलिस लॉन्च करीब आ चुकी थी और अब जहाज़ के मालिक और स्केपर को अर्शा के अगला हिस्सा में बुलाया जा रहा था। रोमाना ने कैबिन का दरवाज़ा खोल दिया। ब्रांडो ने हमें घूर कर देखा, लेकिन अब हमारे खिलाफ कुछ कर गुजरने का वक्त नहीं रहा था। पुलिस लॉन्च निगाहों के सामने थी। बरतानवी बहरी पुलिस के मुसल्ला सिपाही खाकी वर्दियों में नजर आ रहे थे। वो स्केपर के साथ तेजी से चलता हुआ अर्शा के अगले हिस्से में चला गया। मैंने रोमाना के शाना पर हाथ रखकर अनजान बनते हुए पूछा, मेरी जान, तुम तो कहती थी कि तुम्हारे पप्पा का फैसला नहीं बदलेगा, फिर ये मुझे कैसे आज़ाद कर दिया गया? वो हंसती हुई बोली, तुम कैद खाना में पड़े हुए थे, यहाँ पप्पा से मेरी फ़ाइट हो गई। वो मुझे बनाने लगी। मैं दिलचस्पी से सुनते हुए उसकी दिलेरी और जहानत की तारीफ करने लगा। उसी वक्त ब्रांडो ने वापस आकर अपने लोगों से कहा, वो लोग चेकिंग के लिए आ रही हैं, तुम सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो जाओ। जब ऑफिसर डेक पर आए तो तमाम हथियार उसके सामने रख दो। ख्याल रखो उन्हें किसी किस्म का शुबा न होने पाए। मैंने अपने हाथ की राइफल एक नौजवान को वापस दे दी। वह सब अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए जाने लगे। ब्रांडो अपना कोट पहनता हुआ मेरे सामने खड़ा हो गया, फिर गहरी संजीदगी से बोला, मेरी नादान बेटी ने तुम्हें मेरे हाथों से बचा लिया, और जिसने तुम्हें बचाया है उस लड़की की इज्जत, उसका मुस्तकबिल तुम्हारे हाथों में है। तुम पुलिस वालों से मिलकर इस लड़की को इसकी नादानी की सज़ा दे सकते हो। मैं अपनी फितरत से मजबूर हूँ। तबाही के धाने पर भी दुश्मन को दुश्मन ही समझता हूँ। ये कहकर वो जवाब सुने बगैर चला गया। रोमाना ने मेरा हाथ थाम कर कहा, फरीद, मुझे डर लग रहा है। क्या मुझसे? तुमसे नहीं, वो मैं क्या बताऊँ। जब कोई मुसीबत आने वाली होती है तो मुझे अंदर से कुछ अजीब सा लगता है, कहीं ये बहरी पुलिस वाले कुछ गड़बड़ न करें। मैंने उसके शाने पर हाथ मारा। यार, तुम तो औरत बनकर सचमुच औरतों की तरह वहमों में मुब्तला हो गई हो। मैं पहले ही समझती थी कि तुम मेरे अनजाने खौफ का मजाक उड़ाओगे। चलो आओ मेरे साथ। कहाँ ले जा रही हो? जब हमें खतरे का एहसास होता है तो सबसे पहले पप्पा एक को खुफिया पनाहगाह में चले जाती हैं, मगर आज वो भी मेरी बात नहीं मानेंगे क्योंकि मुझसे नाराज़ हैं। वो अपने बाप के कैबिन के सामने आकर रुक गई। मुझसे बोली, तुम दूसरी तरफ मुंह करो। क्यों? मैंने पूछा। मैं दरवाजे की चाबी निकालूंगी। तो मेरे सामने निकालो। वो मुंह फेर कर बोली, नहीं, मुझे शर्म आती है। अच्छा, तो यूं कहो ना कि शर्माने वाली बात है। मैं दूसरी तरफ मुंह फेर कर खड़ा हो गया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो मैं पलट कर उसके साथ कैबिन के अंदर आ गया। वो दरवाज़ा बंद करती हुई बोली, ये दरवाज़ा बाहर से लॉक्ड कर दिया जाए तो अंदर से बगैर चाबी के खुल जाता है। देखो इस तरह। उसने हैंडल को बाएं सेम तक घुमाकर बताया। फिर वो अपने बाप के आयरन सेफ के पास आई। वहाँ उसने सेफ के ताले का नंबर एडजस्ट करते हुए कहा, देखो, अगर 4011 सेट करोगे तो इस हनी सेफ के साथ इसका पिछला खुफिया दरवाज़ा भी खुल जाएगा। मैंने देखा सेफ का बैरूनी दरवाज़ा खुलने लगा तो उसके साथ सेफ की पिछली दीवार भी इस हद तक सिरक गई कि एक आदमी वहाँ से गुजर कर जा सके। ऐसे वक्त सेफ के खाने फोल्ड हो जाते थे, इसलिए वहाँ अहम कागजात और डॉलर और पाउंड की गड्डियाँ बराए नाम रखी गई थी। मैं सारा के पीछे चलता हुआ उस खुफिया दरवाजे के पीछे पहुँच गया। उसने दरवाजे को बंद करते हुए कहा, अगर यहाँ से भी 4011 सेट किया जाए तो बाहर निकलने के लिए दोबारा दरवाज़ा खुल जाएगा। दरवाज़ा बंद होने के बाद मैंने पिछली दीवार को देखा। वहाँ पोर्ट होल बना हुआ था जिसके ब्लाइंड शीशे को सिरकाने के बाद समुंदर नजर आता था और बाहर की ताज़ा हवा मिलती थी। मैंने कहा, रोमाना, यहाँ जगह इतनी तंग है कि मैं आसानी से तुम्हें तंग कर सकता हूँ। मैंने सर झुकाकर उसकी नाक की मगरूर बुलंदी को चूम लिया। वो मेरे सीने पर सर रख कर बोली, फरीद, तुम्हारे बाजू में मर जाने को जी चाहता है, मगर अभी कोई शरारत ना करो। मुझे बहरी पुलिस की तरफ से मुतमईन हो जाने दो। उसने हाथ उठाकर छत पर लगे हुए एक बटन को ऑन कर दिया। तब मुझे पता चला कि वहाँ स्पीकर लगे हुए हैं। हमें बाहर की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। ब्रांडो पुलिस ऑफिसर और सिपाहियों के साथ अर्शा पर आ रहा था। ऑफिसर कह रहा था, मिस्टर ब्रांडो, आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हम महज रस्मन अपना फ़र्ज़ अदा करने आए हैं। उन बहरी पुलिस वालों से मेरा दूर का भी ताल्लुक ना था, इसलिए उनकी सोच को पढ़ना फजूल था। अब ये तो कोई बात न हुई कि पढ़ना आता हो तो ख्वामखा रेलवे टाइम टेबल पढ़ने बैठ जाएं, वो भी ऐसे वक्त जबकि मुँहज़ोर आंधी रूबरू हो और उसकी सांसें मेरे सीने को बार बार छू रही हों। उसी वक्त ऑफिसर ने पूछा, मिस्टर ब्रांडो, आपकी साहिबजादी नज़र नहीं आ रही? मेरी बेटी रोमाना सफ़र से घबराती है, मैंने उसे मकाओ में छोड़ दिया है। नहीं मिस्टर ब्रांडो, हम मकाओ का चप्पा चप्पा देख चुके हैं। रोमाना वहाँ मौजूद नहीं। आप मेरी बेटी को वहाँ क्यों तलाश कर रहे थे? सिर्फ आपकी बेटी को नहीं, हम सी ईगल की बेटी सारा को भी तलाश कर रहे थे। हमारी 2 साल की खामोश तफ्तीश ये है कि जब सी ईगल अपनी बेटी सारा के साथ बहरी सफ़र के लिए हांगकांग से निकलता है तो मिस्टर ब्रांडो और उनकी बेटी रोमाना मकाओ से गायब हो जाती हैं। क्या ये एक दिलचस्प असरार नहीं है? मैंने देखा रोमाना के चेहरे पर ऐसी सख्ती आ गई थी जैसी कि खतरात से खेलने वाले खिलाड़ियों के चेहरों पर देखी जाती है। वो आहिस्तगी से बोली, ऑफिसर गलत कह रहा है। मैं पप्पा के साथ हमेशा बहरी सफ़र पर नहीं निकलती हूँ। हम बहुत कम एक साथ इस तरह माल लाने के लिए निकलती हैं। हमारा तरीक़ाकार ऐसा है कि पुलिस वाले इस अंदाज में तफ्तीश करके कभी हमारी असलियत को नहीं समझ सकते। बाहर ब्रांडो इसी बात को दूसरे अंदाज से कह रहा था, ऑफिसर, आप कैसी बातें कर रही हैं?
कि हम बाप बेटी का ताल्लुक किसी सी गर्ल से है? क्या आप यही कहना चाहती हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ही की ज़ाते शरीफ का दूसरा नाम समुद्री उकाब है। ये कहते ही ऑफिसर ने रिवॉल्वर निकाल लिया। उकाब ने चौंक कर देखा। उसके चारों तरफ सिपाही उसे राइफलों की जद में लिए खड़े थे। ऑफिसर ने बुलंद आवाज से ललकार कर कहा, अगर किसी ने छुपकर हम पर गोली चलाई तो दूसरे लम्हा बरांडू उर्फ समुद्री उकाब की लाश तुम्हारे सामने नजर आएगी। मैंने देखा रोमाना मुजस्सम पत्थर की तरह सख्त हो गई और अब आदत के मुताबिक चोट खाई हुई नागिन की तरह फुंकारती हुई सांस ले रही थी। बरांडो कह रहा था, ऑफिसर आप सख्त गलती कर रही हैं। मैं कानून का एहतराम करता हूँ, इसलिए आपको खुली इजाजत देता हूँ कि पूरे जहाज की तलाशी लें और यह साबित कर दें कि मैं समुद्री उकाब हूँ। ऑफिसर ने कहकहा लगाते हुए कहा, तलाशी लेने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि हमारी तरफ से एक जासूस पहले इस जहाज में मौजूद है। रोमाना ने एक झटके से पीछे हटकर मुझे गुस्से से देखा। जासूस? तुम तो मुझे अहमक बना रहे थे। फरीद, तो मुझे धोखा दे रहे थे। ये कहते ही वो मुझे कराटे का एक वार दिखाना चाहती थी, मगर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझ पर शुबा ना करो, जरा अक्ल से काम लो। क्या इस जहाज में कोई दूसरा जासूस नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, वो दांत पीस कर बोली। हमारे जहाज का एक एक फर्द बरसों का जाना पहचाना हुआ है। ये 12 आजमाए हुए लोग हैं। सिर्फ तुम एक ऐसे हो जिसे आजमाने का मौका आया तो फौरन ही असलियत खुल गई। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो मेरे पेट में घुटना मारना चाहती थी। मैंने उसे बाजू में जकड़ लिया। वो खुद को छुड़ाने के लिए तड़पने मचलने लगी। मैंने कहा, यह जगह इतनी तंग है कि तुम जिम्नास्टिक के करतब नहीं दिखा सकती। बेहतर है आराम से सोचो और समझो। बाजुकात बरसों के मुलाजिम भी नमक हराम निकल जाते हैं। मैं अब तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। अच्छा, यही बता दो कि मैं जासूस हूं तो यहाँ क्यों छुपा हुआ हूँ? मक्कार, हवस परस्त इंसान, तुम मेरे जिस्म से खेलने के लिए यहाँ वक्त गुजार रहे हो। मैं तुम पर। वो मुझ पर थूकना चाहती थी। मैंने उसकी सोच में रोका तो थूक उसके मुंह में आकर दोनों बाछों से बहने लगा। मैंने कहा, मुझे देखकर तुम्हारी राल टपक रही है और इल्जाम मुझे दे रही हो। तब तो वो गुस्सा से पागल हो गई। वो झिलाकर बोली, बाहर चलो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम बाप बेटी के दिमागों के कुछ पुर्जे ढीले हैं। पहले वो सिरक गया था, अब तुम सिरक रही हो। अरे खुदा के लिए मुझ पर थोड़ी देर और भरोसा कर लो। जरा बाहर की बातें सुनने दो कि वहां क्या हो रहा है। अचानक उसके दिमाग में एक तदबीर आई। उसने बाएं तरफ घूमकर दरवाजे के ताले का नंबर बदल दिया ताकि वह पहले नंबर 4011 से ना खुल सके। उसका दूसरा सेट किया हुआ नंबर उसकी सोच ने मुझे बता दिया था। मैं खामोश रहा। उसने कहा, अब तुम इसी जगह मेरे साथ कैद रहोगे। तुम बाहर जाकर ऑफिसर को हमारे छुपाए हुए माल तक नहीं पहुंचा सकोगे। मैंने ताले का नंबर बदल दिया है। तुम कब तक कैद रखोगी? देखो, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मुझे औरतों की कैद पसंद नहीं है, इसीलिए शादी नहीं करता। बाहर से ऑफिसर की आवाज़ सुनाई दे रही थी, मिस रोमाना उर्फ सारा, तुम जहां भी छुपी हो चली आओ। हम तुम्हें 10 मिनट का वक्त देते हैं। ठीक 10 मिनट के बाद तुम्हारे दीदार से मायूस होकर तुम्हारे बाप को गोली मार दी जाएगी। मैंने कहा, अब तो तुम्हें यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। ये मुझे पुलिस वाले मालूम नहीं होते। क्या मतलब? उसने मुझे घूर कर देखा। मतलब ये कि पुलिस वाले मुजरिम को अदालत तक पहुंचाते हैं। एक बेटी को बुलाने के लिए उसके बाप को गोली मारने की धमकी नहीं देते, जबकि वो जानते हैं कि सारा खतरात से खेलने वाली लड़की है। वो धमकियों में नहीं आएगी। वो सोचने लगी। मैंने फौरन ही ऑफिसर के दिमाग में झांक कर देखा। वो अपनी रिस्ट वॉच को देखते हुए सोच रहा था, कमबख्त कहाँ जाकर छुप गई है। हमारे आदमियों ने जहाज के तमाम कैबन और एक एक कोना देख लिया है। अगर वह धमकी में नहीं आएगी तो प्रिंस मूडी को बड़ी परेशानी होगी। प्रिंस मूडी का नाम सुनकर मैं चौंक गया। ये वही शख्स था जिसने सारा से शादी की दरख्वास्त की थी और उससे मार खाई थी। उसी ने उकाब को जहर से हलाक कराने की कोशिश की और अब वही सारा को बीच समुद्र में हासिल करने आया था। ऑफिसर ने फिर आवाज़ दी, रोमाना उर्फ सारा, 6 मिनट गुजर चुके हैं। 4 मिनट के बाद तुम फायरिंग की आवाज़ सुनोगी। उसके बाद तुम्हें अपने बाप की आवाज़ कभी सुनाई नहीं देगी। वह बाहर जाने के लिए पलट गई। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, बाहर मत निकलो। वो तुम्हारे पप्पा को गोली नहीं मारेंगे। छोड़ो मेरा हाथ। क्या तुम गैब की बातें जानते हो? मैं समझ गया वो सीधी तरह नहीं मानेगी। मैंने उसे जाने के लिए छोड़ दिया। जब वो ताले का नंबर मिलाने लगी तो मैं उसकी सोच में नंबरों की तरतीब को इधर उधर करने लगा। वो थोड़ी देर बाद परेशान होकर बोली, ये नहीं खुल रहा। मेरे जहन में नंबर इधर उधर हो रही हैं। औरत की याददाश्त कमज़ोर होती है। यू शट अप। वो मुझे डांट कर फिर नंबर याद करने लगी। इसी उलझन में धमकी के 10 मिनट गुजर गए। मैंने कहा, क्यों परेशान हो रही हो? 10 मिनट गुजर चुके हैं। वो घबरा कर आवाज़ सुनने लगी। ऑफिसर कह रहा था, 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब तुम्हारा बाप इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो रहा है। मैं 3 तक गिनने के बाद इसे गोली मार दूंगा। वो बाहर निकलने के लिए दरवाजे को धक्का देने लगी। मैं इत्मीनान से खड़ा हुआ था। बाप की मोहब्बत से मजबूर होकर उसने मेरी खुशामद की। अगर तुम दोस्त हो तो मेरी मजबूरियों का तमाशा क्यों देख रहे हो? किसी तरह इस दरवाजे को खोलो। रोमाना, वो 3 तक गिन चुका है और 3 लाख तक गिनने के बाद भी वो तुम्हारे पापा को हलाक नहीं करेगा। तुम नादानी ना करो, यहीं आराम से खड़ी रहो। वो हैरानी से सोचने लगी। वाकई अब तक गोली चलने की आवाज़ नहीं आई थी, मगर फरीद को कैसे मालूम हो गया कि मेरे पापा को शूट नहीं किया जाएगा? इसका मतलब ये है कि वो गुस्सा से मुट्ठियां भींच कर बोली, अब मैं समझ गई।
तुम लोगों के दरमियान पहले यह तय हो चुका था कि हमारे जहाज को किस तरह घेरा जाएगा। तुम लोग बहुत पहले से मंसूबे बना रहे थे, इसीलिए तुम मेरा एतमाद हासिल करने के लिए पहले ही फार्मूसा पहुंच गए ताकि जहाज में आकर मेरी नादानी से तमाम खुफिया मालूमात हासिल कर सको। रोमाना, जो मालूमात मैंने तुमसे हासिल की हैं बल्कि हासिल नहीं की, तुमने खुद ही बताई। इस आहनी सेफ के पीछे ये खुफिया पनाहगाह भी तुमने बताई है, और जो कुछ मुझे मालूम हो चुका है, मुझे उसके मुतल्लिक किसी को कुछ बताने का मौका कहाँ मिला है। जब से ये दुश्मन आए हैं मैं तुम्हारे ही साथ लगा खड़ा हूँ। देखो कितनी रोमांटिक सिचुएशन है। बकवास मत करो। तुमने किसी दूसरे जरिया से उन्हें सब कुछ बता दिया होगा। खुफिया पैगाम रसानी नामुमकिन तो नहीं है। खुफिया पैगामात नशर करने के लिए रेडियो ट्रांसमीटर वगैरह की ज़रूरत होती है, और मेरे पास ये चीज़ें नहीं हैं। तुम तलाशी ले सकती हो। उसने तलाशी ली, ऊपर की जेब, दोनों बगल और कमर को टटोला। इतने में बाहर से कहकहा सुनाई दिया। कोई कह रहा था, हेलो मिस्टर रोजो ब्रांडो, क्या तुमने मुझे पहचाना? मेरा ख्याल है कि तुमसे ज़्यादा मुझे सारा पहचानती है। वो हैरानी से बोली, ये तो प्रिंस मूडी की आवाज़ है। मैंने कहा, उसे भी मेरा रिश्तेदार बना दो। वो चुप रही। प्रिंस मूडी की आवाज़ कह रही थी, मिस्टर ब्रांडो, तुम्हें अपने नमकख्वारों पर बड़ा एतमाद है। अब मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे जहाज़ के किचन में काम करने वाली मार्था मेरी दाश्ता है। मार्था से मालूम होता रहा कि इस जहाज़ में रूप बदलने के लिए एक को खुफिया ग्रीन रूम है, एक कैबिन है जहां असलहा छुपा कर रखा जाता है, और स्मगलिंग का माल छुपाने के लिए दोहरी तह का फर्श बनाया गया है। अफीवन की बू छुपाने के लिए इस बड़े कमरे को महात्मा बुद्ध का मंदिर बना दिया गया। वहां हमेशा ऊदो अंबर वगैरह की खुशबू होती है। रोमाना अब मुझे नदामत से देख रही थी। प्रिंस कह रहा था, मैंने यहाँ छापा मारने से पहले खूब सोच समझकर प्लानिंग की थी, जो अब कामयाब हो चुकी है। मैं इस इंतजार में था कि तुम बाप बेटी कभी एक साथ समुद्री सफर के लिए निकलोगे और लाखों डॉलर का माल ला रहे होगे। तब मैं शबगुन मारूंगा। आज से 4 दिन पहले तुम सारा के साथ फार्मूसा गए, तो मैंने वहां के कोस्ट गार्ड के ऑफिसर को $1,00,000 का लालच दिया ताकि वो तुम्हें जहर से हलाक कर दे। तुम्हारे मर जाने से इस जहाज में सारा को काबू में रखना आसान हो जाता, मगर यहाँ आकर पता चला कि एक मंसूबा नाकाम हो गया है। तुम जिंदा नजर आ रहे हो। ब्रांडो, तुम कैसी तकदीर लेकर आए हो कि हमेशा दुश्मनों के वार और पुलिस के हमलों से बच जाते हो? मुझे बताओ कि जहर से कैसे बच गए? ब्रांडो ने जवाब नहीं दिया, उसे घूर कर देखता रहा। प्रिंस मूडी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। अभी मार्था ने बताया है कि तुम्हारी बेटी ने किसी बांग के छबीले जवान से दोस्ती की है। उसने ऑफिसर को ऐन वक्त पर शराब में जहर मिलाते पकड़ लिया। रोमाना गुस्सा से होंठ चबा रही थी। मैंने कहा, क्यों गुलाब जैसे लबों को नुकसान पहुंचा रही हो? प्रिंस की बकवास पर तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए। प्रिंस कह रहा था, ब्रांडो तुम जिंदा रह गए, चलो कोई बात नहीं। अब हमारे दरमियान कारोबारी मुआहदा होगा। मुआहदे की रूह से तुम्हारे कारोबार का आधा हिस्सा और तुम्हारी बेटी का पूरा हिस्सादार बनूंगा। इससे पहले तुम एक एतराफनामा लिखोगे कि तुम ब्रांडो रुकाब की दोहरी जिंदगी गुजारते हो। ये भी लिखोगे कि तुम बरसों की कमाई हुई काली दौलत कहाँ छुपा कर रखते हो। गर्ज ये कि वो तुम्हारी पूरी हिस्ट्री शीट होगी, और इनकार की सूरत में जानते हो क्या होगा? ये जहाज तुम्हारे पूरे कच्चे चट्ठे के साथ तुम्हारे जुराइम का मुकम्मल सबूत लिए हांगकांग पोर्ट पर लंगर अंदाज होगा। उकाब को रंगे हाथों गिरफ्तार करने के सिला में हुकूमत मुझे खिताब और इनामात से नवाजेगी। उस पुलिस ऑफिसर की भी तरक्की होगी। तीसरा रास्ता यह है कि तुम अपनी हिस्ट्री शीट देने से इनकार करो तो तुम्हें समंदर में फेंक दिया जाए, जहाज में कत्लेआम शुरू हो जाए, फिर मैं सारा को लेकर जहाज के माल के साथ अपने इलाके में चला जाऊं। हर सूरत में मेरा फायदा है। ये भूल जाओ कि इस समुद्र में तुम्हारी मदद के लिए कोई आ सकता है। इस जहाज की जितनी औरतें थीं उन्हें एक कमरे में, और जितने मर्द थे उन्हें दूसरे कमरे में लॉक कर दिया गया है। आतिशी असला के कैबिन पर हमारा कब्जा है। सिर्फ एक सारा कब्जा से बाहर है। अब वो तुम्हारी आवाज़ सुनकर आ सकती है। उसे आवाज़ दो। मैं देखना चाहता हूँ कि बाप अपनी बेटियों को किस तरह बुलाती हैं। उकाब ने गंभीर लहजे में कहा, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मेरी बेटी इस सफ़र में मेरे साथ नहीं। क्यों बुढ़ापे में झूठ बोलते हो? मार्था डार्लिंग, ज़रा इधर आओ। मुझे प्रिंस की सोच बता रही थी। मैं दिमाग की स्क्रीन पर देख रहा था। मार्था फखरी अंदाज में चलती और मुस्कुराती हुई प्रिंस और उकाब के सामने आकर खड़ी हो गई। उकाब ने गुस्सा से कहा, मैं तुम्हें बेटी की तरह चाहता था, मगर यहाँ तुम्हें इज्जत की जिंदगी रास नहीं आई। वो हंसती हुई सीना तान कर बोली, मैं हसीन जवान हूँ, मुझे तुम्हारे जैसे बाप की नहीं, प्रिंस जैसे जवान आशिक की ज़रूरत है। मैं अपनी ज़रूरियात के मुताबिक काम कर रही हूँ। फिर प्रिंस ने कहा, डार्लिंग, बूढ़े उकाब को बताओ कि इसकी बेटी इस जहाज़ में मौजूद है। मार्था ने कहा, बिल्कुल मौजूद है। पहले वो सारा के रूप में थी, फिर उसने एक अजनबी लड़की का बहरूप लिया। उसके जिस्म पर नेवी कलर का ब्लाउज और स्कर्ट मौजूद है। मैं अपने सामने उस लिबास वाली को देख रहा था। मौजूदा हालात में टेलीपैथी की सलाहियतों का मुजाहरा करना लाजमी था। उसके बगैर दुश्मनों से निजात मुमकिन नहीं थी। अब इरादा ये था कि जो कुछ करते हैं वो चुपचाप कर गुजरूं। उस वक्त प्रिंस फिर ब्रांडो से कह रहा था, देर ना करो, अपनी बेटी से कहो अपने यार के साथ यहाँ चली आए। मार्था ने कहा, प्रिंस, इसके यार का नाम फरीद है। वो अपने साथ एक बहुत ही हसीन चीनी दोशीज़ा को कहीं से लाया है। अच्छा, ये फरीद तो बड़ा ही रंगीला निकला। वो चीनी दोशीज़ा कहाँ है? उसे दूसरी औरतों के साथ बंद कर दिया गया है। ओहो, ये हुस्न शबाब की नाकदरी है। उसे यहाँ ले आओ। मार्था मेयून को लाने चली गई। प्रिंस मूडी ने बुलंद आवाज से कहा,
सारा के साथ अगर फरीद मेरी आवाज़ सुन रहा हो तो यहाँ कैबरे का तमाशा देखने आ जाए। मेरा दिमाग एकदम से गर्म हो गया। ब्रांडो ने गुस्सा से कहा, प्रिंस, वो लड़की बहुत ही कम सिन और मासूम है, उसके लिए ऐसे नापाक ख्याल दिमाग से निकाल दो। अच्छा, बहुत मासूम है? उसने तंजी अंदाज में पूछा। हाँ, इतनी मासूम के शैतान को भी उस पर प्यार आ जाए। मैं शैतान ही हूँ, उसे प्यार करूँगा? रोमाना ने गुस्से से मुट्ठियाँ भींच कर कहा, मैं अब यहाँ नहीं ठहर सकती। अगर उसने मेयून को हाथ भी लगाया तो मैं मरने से पहले उस शैतान को मार डालूंगी। नहीं रोमाना, जज्बाती ना बनो, वो लोग मुसल्लह हैं, पहली फुर्सत में गोली मार देंगे। हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। वो दांत पीस कर मुझे देखते हुए बोली, बुज़दिल इंसान, आजमाइश की इन घड़ियों में तुम्हारी असलियत खुल रही है। तुम कैसे मर्द हो? पहले उसे इज्जत व आबरू से घर पहुंचाना चाहते थे, अब राइफलों के साए में वो बेइज्जत होने वाली है तो तुम दुम दबाकर यहाँ बैठे हो। रोमाना, अपनी जान किसे प्यारी नहीं होती? जब हालात ये बता रहे हैं कि हम उसकी इज्जत नहीं बचा सकते तो फिर वहां जाकर अपनी जान देना हमाकत है। वो मुझे नफरत से देखकर दरवाजे की तरफ मुड़ गई और ताले के भूले हुए नंबर को याद करने लगी। मैं उसे छोड़कर मेयून के पास पहुंच गया। वो जहाज के निचले हिस्से में थी और अब मार्था के साथ अर्शा पर आने के लिए जीने तय कर रही थी। उसकी सोच से पता चला कि वो दूसरी औरतों का साथ छोड़कर नहीं आना चाहती थी, लेकिन जब मार्था ने कहा कि फरीद उसे बुला रहा है तो वो चली आई। मैं उसकी दीवानगी को अच्छी तरह समझता था। मैंने उसकी सोच में कहा, पता नहीं ये दुश्मन मेरे फरीद के साथ कैसा सलूक कर रहे होंगे, मगर नहीं, इंसान के रूप में आने वाले शैतान मेरे देवता का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। उसकी सोच ने कहा, हाँ, जब तक वो मौजूद है कोई मुझे भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो मार्था के साथ प्रिंस के सामने पहुंच गई। उसने इधर उधर देखते हुए पूछा, मिस्टर फरीद कहाँ हैं? प्रिंस मूडी उसको तारीफी नजरों से देखते हुए उसकी तरफ बढ़ा। खबरदार, मुझे हाथ ना लगाना, मैं अपने देवता की अमानत हूँ। उसने कहका लगाकर पूछा, क्या तुम फरीद को देवता कह रही हो? हाँ, मुझसे दूर रहो वरना मैं तुम्हें। ये कहते कहते वो रुकना चाहती थी। मैंने उसकी सोच के जरिए बात मुकम्मल कर दी। इबरतनाक सजा दूंगी। अच्छा तो लो, सजा दो। उसने मेयून की तरफ हाथ बढ़ाया। इसके साथ उसके दिमाग को एक झटका पहुंचा। वो लड़खड़ाकर पीछे रेलिंग से टकराया, फिर फर्श पर गिर पड़ा। मार्था दौड़ती हुई उसके पास गई, फिर उसे संभालती हुई बोली, प्रिंस, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? वो दोनों हाथों से सर थामकर अपनी बदहवासी की वजह समझने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ऑफिसर ने अपनी स्टेन गन का रुख मेयून की तरफ करते हुए पूछा, ए लड़की, तुमने प्रिंस के साथ क्या किया है? क्या तुम्हारे हाथ में कुछ है? अपनी मुट्ठी खोलो। मेयून ने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर मुट्ठी खोली। फिर मेरी सोच के मुताबिक उसने जुबान से हुक्म दिया, ऑफिसर, अबाउट टर्न एंड फायर। इसके साथ ही मैंने ऑफिसर की सोच में कहा, पीछे दुश्मन आ गई, मैं घूमकर फायर। उसने तेजी से घूमकर फायरिंग की। दूसरी तरफ चंद कदम के फासला पर 4 सिपाही थे। 3 सिपाही जीने की तरफ खड़े हुए थे। तड़ तड़ा तड़ की आवाज के साथ यहां से वहां तक सिपाहियों की चीखें गूंजती चली गईं। प्रिंस उछलकर खड़ा हो गया, फिर चीख कर बोला, ऑफिसर, ये तुमने अपने आदमियों पर गोलियां क्यों चलाईं? ऑफिसर के हाथों में स्टेन गन कांप रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसने किस जुनून के तहत अपने आदमियों को मार डाला। जीने पर दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी। आने वाले सिपाही हो सकते थे क्योंकि जहाज के तमाम लोग कैद में थे। कदमों की आवाजें जीने के ऊपर आई तो मैंने फिर ऑफिसर की खोपड़ी घुमा दी। फिर स्टेन गन का एक ब्रस्ट खोला। जीने के ऊपर 5 सिपाही आ चुके थे। उनमें से 4 गोलियों की जद में आए। एक बचा मगर घबराहट में उलटकर जीने से नीचे लुढ़कता चला गया। प्रिंस ने यह सोचकर रिवॉल्वर निकाल लिया कि ऑफिसर का दिमाग चल गया है। मैंने उसकी सोच में कहा, अगर मैंने फायर ना किया तो यह पागल का बच्चा मुझे भी स्टेन गन से भून कर रख देगा। इस सोच के साथ ही प्रिंस ने उसे गोली मार दी। ऑफिसर गोली खाकर उछला। हाथ से स्टेन गन छूटकर रेलिंग से टकराती हुई समुद्र में चली गई। वो फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। इधर प्रिंस हैरान और परेशान था कि अपने ही लोग अपनों ही के हाथों कैसे मर गए। उधर रोमाना ने हैरानी से कहा, बाहर क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा, ताज्जुब है, तुम्हें गोलियों की आवाज़ समझ में नहीं आ रही? तुम चुप रहो, मुझे तुम्हारी आवाज़ जहर लग रही है। मैं चुप होकर मेयून के दिमाग में पहुंच गया। वो हक्का बक्का खड़ी थी। मैंने उसकी सोच में कहा, क्या मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैंने जो कहा वही हो गया? उसकी सोच ने कहा, हाँ, अजीम बुद्धा ने कहा है कि सच्चाई सबसे बड़ी शक्ति है। दुश्मन मुझे नुकसान पहुंचाने से पहले इसलिए मर गए कि देवता से मेरा प्यार सच्चा है। हायरी दीवानगी। उसे सोते जागते देवता के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। मैंने उसे दीवानगी से बाज रखने के लिए जितनी नसीहतें की थी वो सब पानी हो गई। उस वक्त प्रिंस सोच रहा था, हमारे कितने आदमी रह गए? कुल 15 सिपाही और एक ऑफिसर। वो ऑफिसर 11 सिपाहियों के साथ खत्म हो गया। जहाज के निचले हिस्सा में सिर्फ 4 सिपाही हैं। ब्रांडो रेलिंग से बंधा हुआ खड़ा था और बड़ी खामोशी से मेयून को देखते हुए सोच रहा था, क्या ये लड़की पुरस्कार कुव्वतों की मालिक है? मैंने प्रिंस की खबर ली। वो मार्था से सरगोशी में कह रहा था, हम मौजूदा सिचुएशन से हैरान और परेशान होते रहेंगे तो छुपी हुई सारा इस सिचुएशन से फ़ायदा उठाने के लिए पहुंच जाएगी। तुम मुर्दा सिपाहियों में से किसी की स्टेन गन लेकर नीचे जाओ और बाकी 4 सिपाहियों पर अचानक फायरिंग कर दो। वो यहाँ से जिंदा जाएंगे तो हम कानून की लपेट में आ जाएंगे। तुम जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। मार्था एक स्टेन गन उठाकर जीने की तरफ गई। प्रिंस ने मेयून को घूर कर देखा।
जब मैं तुम्हारी तरफ बढ़ रहा था तो मुझे अंदर से एक झटका पहुंचा था। क्या तुमने कोई अमल पढ़ा है? मे यून ने संजीदगी से कहा, हाँ, मोहब्बत का एक अमल है। ये अमल मुझ जैसे पुजारन के दिल से देवता के कदमों की बुलंदी तक पढ़ा जाता है। ये क्या बकवास है? मैं अभी तुम्हें शूट कर दूंगा, मगर तुमसे पहले मैं समुद्री उकाब की मौत का तमाशा देखना चाहता हूँ। मैंने मे यून की जुबान से कहलवाया, प्रिंस, रिवॉल्वर फेंक दो, वरना वो खुद ही तुम्हारे हाथ से गिर जाएगा। इसके बाद फौरन ही मैंने प्रिंस के दिमाग में छलांग लगाकर कहा, मैं दाएं हाथ को झटक रहा हूँ। बेख्तियार दाएं हाथ को झटका लगा। रिवॉल्वर उसकी गिरफ्त से निकलकर मे यून के कदमों के पास आ गया। उकाब ने चीख कर कहा, मे यून, रिवॉल्वर उठा लो। बेचारी मे यून मारने मरने वाली चीज़ों से डरती थी। वो उठाने की बजाय पीछे हट गई। प्रिंस ने रिवॉल्वर की तरफ छलांग लगा दी। फर्श पर मे यून के कदमों के पास पहुंचा। फिर रिवॉल्वर को उठाना चाहा, मगर वो उसके हाथ में नहीं आया, क्योंकि वो रिवॉल्वर से 1 इंच उधर हाथ बढ़ा रहा था। फिर उसने दोबारा कोशिश की तो उसका हाथ मैंने 1 इंच इधर कर दिया, कभी इधर कभी उधर। वो झुंझलाकर बार बार रिवॉल्वर की तरफ हाथ मार रहा था, मगर सही निशाना या किसी चीज़ की सही जगह कौन सी है यह दिमाग ही बताता है, और उसका दिमाग उसके हाथ को बार बार गलत जगह पहुंचा रहा था। उकाब दिल खोलकर कह लगा रहा था, कमाल हो गया, अब वो प्रिंस के बच्चे रिवॉल्वर उठा रहा है या मक्खियाँ मार रहा है। मुझे रोमाना की आवाज़ सुनाई दी। पप्पा हंस रही है, मालूम होता है वो प्रिंस पर गालिब आ गई हैं। मैंने रोमाना को जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे प्रिंस की तरफ मुतवज्जा रहना था। वो उकाब का कहका सुनकर उसे मारने के लिए दौड़ा, लेकिन करीब पहुंचने से पहले ही मैंने दिमाग की स्टीयरिंग को घुमाया। मे यून की तरफ आया, वहां से भी स्टीयरिंग घूम गई। अब वो कभी उकाब की जानिब और कभी मे यून की जानिब दौड़ता चला जा रहा था और चीखता जा रहा था। फिर मैंने उसे उकाब के कदमों में गिरा दिया। इसके बाद मे यून की जुबान मेरी सोच के मुताबिक बोलने लगी, प्रिंस, खैरियत चाहते हो तो फौरन मिस्टर ब्रांडो को आज़ाद कर दो। मेरे पास खड़ी हुई रोमाना ने शदीद हैरानी से कहा, पप्पा अभी तक कैदी बने हुए हैं। मे यून की बातों से पता चल रहा है कि वो प्रिंस से मुकाबला कर रही है। मैंने फिर उसकी बात का जवाब नहीं दिया। दिमाग की स्क्रीन पर प्रिंस हांफता कांपता हुआ ब्रांडो की रस्सियां खोल रहा था। मुझे अचानक ख्याल आया कि मार्था कहाँ रह गई। उसी वक्त पुलिस लॉन्च के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। फिर वहां से एक सिपाही ने चीख कर कहा, प्रिंस मूडी, मैंने जीने के पास छुपकर अपनी आंखों से देखा है। तुमने हमारे ऑफिसर को गोली मारी थी। हम चारों सिपाही तुम्हारी मार्था को यहाँ ले आए हैं। हम तुमसे और उकाब से हांगकांग में निमट लेंगे। फिर एकदम से बौखला गया। जहां वो हमलावर और फाते बनकर आया था, अब उस जहाज में तन्हा रह गया था। ब्रांडो ने आज़ाद होकर फर्श पर से रिवॉल्वर को उठाया। फिर मारे खुशी के मे यून को बाजू में उठाकर चूमते हुए और गले लगाते हुए बोला, मेरी बच्ची, तुमने वो कारनामा दिखाया कि अकल दंग रह गई है। बेटी, मैं अभी आता हूँ। वो लॉन्च वाले हाथ से निकल जाएंगे तो हांगकांग में हम फिर पकड़े जाएंगे। मे यून ने मेरी सोच के मुताबिक कहा, मिस्टर ब्रांडो, मैं जो कहती हूँ आप वही करें। अपने स्केपर को हुक्म दें कि फौरन ही जहाज को लॉन्च से दूर ले जाएं। मगर बेटी, आप बहस ना करें, आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। प्लीज स्केपर से वही कहें जो मैं कह रही हूँ। ब्रांडो ने प्रिंस की गर्दन पीछे से पकड़ी, फिर उसे धक्के देता हुआ वहां से जहाज के निचले हिस्से की तरफ जाने लगा। जब मे यून वहां अकेली रह गई तो जेरे लब बुड़बुड़ाने लगी, देवता, मेरे देवता, ये सब क्या था? क्या ये मेरे प्यार की सच्चाई का सबूत नहीं है कि मैं तेरी अमानत बन गई तो मुझे हाथ लगाने वाले दुश्मन आप ही आप तबाह हो गए। उस नन्ही पुजारन को वहां कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता था, इसलिए मैं उसे छोड़कर खुफिया पनाहगाह में दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। रोमाना फिर एक बार ताले के नंबर को इधर उधर से मिलाकर उसे खोलने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा, हमने बाहर की जो आवाज़ें सुनी हैं उनसे यही पता चलता है कि मे यून ने तन्हा दुश्मनों का मुकाबला किया है। हाँ, पप्पा आज़ाद हो गई हैं। मैं हैरान हूं कि वो कमज़ोर और नाजुक सी लड़की, वो कहते कहते रुक गई। फिर मुझे घूर कर बोली, तुम मुझसे बातें ना करो, खुदगर्ज बुज़दिल। अगर मैं बुज़दिल हूं तो तुमने वहां जाकर दिलेरी क्यों नहीं दिखाई? क्या तुम अंधे हो, देखते नहीं कि ताला नहीं खुल रहा? मैं बाहर कैसे जाती? यही तो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि इस ताले की वजह से मैं बाहर जाकर दुश्मनों से दो हाथ ना कर सका। तुम झूठे और मक्कार भी हो। पहले तो कह रहे थे कि दुश्मनों के पास हथियार हैं, हमें मरने के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ख्वामखा मुझसे बदजन हो गई हो। क्या तुम वो हसीन और रंगीन लम्हात भूल गई जब तुम यू शट अप, वो मेरी भूल थी। मैं हैरान हूं कि तुमसे मुतासिर कैसे हो गई। याद रखो, मैं सिर्फ रोमाना नहीं, सारा भी हूं। वो फिर ताले की तरफ मुतवज्जा हो गई। ब्रांडो ने मर्दों और औरतों को बंद कमरों से निकाल दिया और स्केपर को हुक्म दे रहा था कि जहाज को फौरन ही लॉन्च से दूर ले जाए। फिर वो तमाम लोगों को बताने लगा कि मे यून ने अपनी रूहानी कुव्वत से दुश्मनों को ज़ेर किया है। बूढ़ा उकाब खुशी से उछल रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस मौजजाना अंदाज में बच जाने का शुक्रिया किस तरह मे यून के सामने अदा करे, किस तरह इस लड़की को उठाकर आसमान पर बिठा दे। फिर वो दौड़ता हुआ मे यून के पास आने लगा। उसका पागलपन की हद तक खुश होना एक फितरी अमर था। उसने करीब आकर मे यून के दोनों हाथों को थाम लिया, फिर उन्हें चूमकर उसके आगे घुटने टेक कर बोला, ए आसमानी हस्ती, समुद्र के सीने पर उड़ने वाला उकाब, जिंदगी में पहली बार घुटने टेक रहा है। मांग, क्या मांगती है? देवता, वो आहिस्तगी से बोली। उसकी जिंदगी की पहली ख्वाहिश से लेकर आखिरी ख्वाहिश तक सिर्फ देवता का नाम था। मैं उसकी सोच में बोला, मैं देवता के नाम पर उस लॉन्च को तबाह कर दूंगी। ये बात उसकी जुबान से अदा हुई। ब्रांडो ने खुशी से उछलकर चीखते हुए कहा,
सुनो, तुम सब लोग सुनो, जिन्हें इस बात का यकीन नहीं है कि मे यून ने दुश्मनों को तबाह किया है, अब वो अपने सामने इस लॉन्च की तबाही को देखें। मेरी बेटी मे यून, मेरी बेटी। उकाब ने कभी खुश होकर मुझे बेटा बनाया था, फिर मुझसे जो दुश्मनी की वो तो सामने है। अब वो मे यून को बेटी कह रहा था। ये जो इंसान है ये अपने मुफादात के मुताबिक गिरगिट से भी ज़्यादा रंग बदलता है। मे यून मेरी सोच के मुताबिक रेलिंग के पास जाकर खड़ी हो गई। जहाज़ के तमाम लोग भी रेलिंग के पास दूर तक फैल गए। सबकी नज़रें लॉन्च पर थीं। रोमाना ने झुककर नंबर मिलाया। दरवाज़ा फ़ौरन ही खुल गया। वो तेज़ी से बाहर निकलती चली गई। उसने पलटकर मुझे देखा तक नहीं। मैं आयरन सेफ से बाहर आया। वो कमरे से भी जा चुकी थी। मैंने एक कुर्सी पर आराम से बैठकर उस सिपाही की सोच को गिरफ्त में लिया जिसने आखिरी बार प्रिंस को चैलेंज किया था कि वो लोग मार्था को ले जा रही हैं और उससे हांगकांग में निमट लेंगे। वो सिपाही लॉन्च के इंजन रूम के पास खड़ा दूर होने वाले हमारे जहाज़ को देख रहा था और सोच रहा था, प्रिंस ने हमें जिस तरह धोखा दिया है और हमारे आदमियों को मारा उस तरह मैं भी इंतकाम लूंगा। मैंने उसकी सोच में कहा, प्रिंस और उकाब तो अभी बहुत दूर हैं, पहले मार्था को तड़पा तड़पा कर मारा जाए। ये कहकर वो उस कैबिन की तरफ गया जहाँ सिपाहियों की गन्ने, कारतूस और दस्ती बम वगैरह रखे जाते थे। मैंने चंद लम्हों के लिए उसे छोड़कर मेयून के दिमाग में कहा, वो लॉन्च ज़रूर तबाह होगी। रोमाना वहाँ पहुँच गई। उसने बाप से पूछा, पप्पा क्या ये दुरुस्त है कि मेयून ने तनहा? ब्रांडो ने बेटी के मुंह पर हाथ रखकर सरगोशी में कहा, अभी खामोश रहो, देखो वो लॉन्च को घूरती हुई शायद कुछ पढ़ रही है। मैं लॉन्च में सिपाही के पास पहुंच गया। वो एक स्टेन गन कांधे से लटकाकर दोनों जेबों में हैंड ग्रेनेड ठूंसकर मार्था और अपने साथियों की तरफ जा रहा था। मैंने उसे अबाउट टर्न कर दिया। उसके दिमाग की इजी चेयर पर बैठकर उस तरफ जाने लगा जहां डीजल और मोबाइल स्टोर किया जाता था। यहाँ कहना चाहिए कि वो जो स्टोर की तरफ जा रहा था तो वो नहीं था, मैं था, क्योंकि खोपड़ी में जिसका दिमाग होता है बाकी जिस्म पर उसकी हुकूमत होती है। अब मैं ये कहूँगा कि मैंने स्टोर रूम के पास पहुंचकर ग्रेनेड को दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। उस बेचारे ने दरवाज़ा खोल दिया। मैंने जेब से एक हैंड ग्रेनेड निकाल कर पूछा, जानते हो ये क्या है? स्केपर ने कहा, ये चीज़ ही स्टोर की तरफ नहीं लानी चाहिए। मैंने कहा, हाँ, ग्रेनेड की दांतों से पकड़कर इस तरह निकाल दी जाए तो। मैंने दांतों से की को खींचा। ग्रेनेड चीख कर रोकना चाहता था। इससे पहले ही मैंने ग्रेनेड को स्टोर के अंदर फेंक दिया। फिर वो जो सिपाही था, हाँ सिपाही ही था, मैं नहीं था, क्योंकि उसके दिमाग से निकलकर मैं अपनी ज़ात की तरफ वापस आ गया। अब उधर बहुत दूर धमाके सुनाई दे रहे थे और इधर जहाज़ में मर्द औरतें खुशी से चीख रहे थे। मैं जेब से एक सिगरेट निकालकर सुलगाने लगा। बस मुझे यही एक सिगरेट का नशा है। बारूद और आग के धुएं से निकलकर सिगरेट के धुएं से खेलते हुए ज़रा सुकून मिलता है। ना कोई हंगामा, ना कोई मसरूफियत, ना किसी से कुछ लेना, ना किसी को कुछ देना। मैंने जहाज़ वालों को कुछ नहीं दिया। वो लोग खुशी से पागल होकर अगर नाच रहे हैं तो उन्हें किसी और ने कुछ दिया है। मैंने कुछ नहीं दिया और ना ही आइंदा बराह रास्त किसी से कोई लेन देन रखूंगा। आज से मैं एक मामूली इंसान हूँ जिसे रोमाना भी ठुकरा कर जा चुकी है। ये हम सबके लिए अफसोस का मुकाम है कि अगर हम सीधे सादे से इंसान हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और नुकसान पहुंचाने वालों से बचकर ज़िंदगी गुजारते हैं, तो हमें अहमक, बुज़दिल और दो कौड़ी का आदमी समझा जाएगा। दौलत हम जैसों के पास कभी नहीं आएगी। रिश्तेदारों के महदूद हल्का में हमारी थोड़ी सी इज्जत होगी। दुनिया के बाजार में हमें कोई नहीं पूछेगा और हसीन औरतें एक ज़रा सी मुस्कुराहट की भीख दिए बगैर गुजर जाएंगी। मैंने आधा सिगरेट एस्ट्रे में बुझाया, फिर कैबिन से बाहर आ गया। अर्शा पर ऑर्केस्ट्रा चा 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 की धुन बजा रहा था। तमाम मर्द औरतें इसी धुन पर रक्स कर रहे थे, दिल खोलकर कहके लगा रहे थे और शराब के जाम पर जाम लुंढाए जा रहे थे। उकाब की खुशी का कोई ठिकाना न था। वो मेयून को दोनों बाजू में उठाकर इधर से उधर रक्स करता हुआ जा रहा था। रोमाना रेलिंग से लगी खड़ी थी। उसका बाप मेयून को बाजू में झुलाता हुआ यहाँ से वहाँ तक जाता तो उसकी नज़रें भी यहाँ से वहाँ तक चली जाती, क्योंकि वो मेयून को घूर घूर कर देख रही थी। वो मेयून से नफरत नहीं कर रही थी, बल्कि गहरी संजीदगी से सोच रही थी, ये लड़की आखिर है क्या? इसे देखकर यकीन नहीं आता कि अंदर से खतरनाक हद तक पुरस्कार है। ये तो अब भी पहले की तरह मासूम नजर आ रही है। मैं इसे अपनी बहन बनाकर अपने पास रखूंगी। मेयून के लिए रोमाना के ख्यालात नेक थे। ये तो मैं पहले से जानता था कि रोमाना जितनी हसीन है उसका दिल भी उतना ही खूबसूरत है। वो तो सिर्फ मुझसे बदजन हो गई थी। उसका मिजाज ही ऐसा था कि वो किसी बुज़दिल से मोहब्बत नहीं कर सकती थी। मैं आप ही आप मुस्कुराने लगा। उसी वक्त उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। उसका मूड अचानक ही बदल गया। वो मुझे गुस्सा से देखने लगी। इतने में मेयून की आवाज़ सुनाई दी, फरीद। उसने मुझे देख लिया था और अब ब्रांडू को छोड़कर मेरे पास आ रही थी। मैंने दोनों बाजू फैला दिए। वो मेरे सामने आकर ठिठक गई। उसे तवक्को नहीं थी कि मैं उसे बाजू में बुलाऊंगा। दूसरे लम्हा वो उछलकर मेरे गले का हार बन गई। उछलने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि वो कद में गुड़िया जैसी ही थी। वो गुड़िया थी, हुस्नो शबाब की पुड़िया थी। मैंने तो दूसरों के सामने उसे दाद देने की घर से बाजू फैलाए थे कि वो आएगी तो मैं उसका सर सीने से लगाकर उसकी पेशानी को चूम लूँगा। लेकिन जब वो अपना सारा बोझ मेरे ऊपर डालकर गले लगी
तो ये बात समझ में आ गई कि उसे बार बार मासूम कहना हमाकत है। मेरी नसीहतों ने जिस पर असर नहीं किया, मेरी ख्याल ख्वानी ने कई बार जिसे मस्बत अंदाज में सोचने पर मजबूर किया और फिर पलटकर जज्बों की कहकशां सजाती मेरे पास आई, तो मैं आसमान से उतर कर आने वाला फरिश्ता बनकर नहीं रह सकता था। मैंने रोमाना को कनखियों से देखा तो उसने मुंह फेर लिया। उस लम्हा मेरी उनकी मोहब्बत और मुस्तकिल मिजाजी ने समझाया कि प्यार किसे कहती हैं। मोहब्बत सिर्फ एक हसीन औरत से नहीं होती और मोहब्बत सिर्फ एक दिलेर आदमी से नहीं होती। अगर मैं बुज़दिल हूँ तब भी मेयून के प्यार में फ़र्क नहीं आएगा। उसने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं उसे दुश्मनों से बचाने क्यों नहीं आया। मैं बुज़दिल की तरह कहाँ छुपा हुआ था। मेरे फरीद, तुम मुझे यूं नज़रअंदाज करते हो जैसे नफ़रत कर रही हो, मगर मुझे तुम्हारी नफ़रत से भी मोहब्बत है। मैं मोहब्बत की दौलत दिलेरी और खूबरूई के तराजू में नहीं तोलती। तुम्हारी मोहब्बत मेरा ईमान है, मैं ईमान पर चलती रहूंगी। मेरी मोहब्बत पाकर मेयून का क्या हाल हो रहा था वो खुद नहीं जानती थी कि किस हाल में है। मेरी सोच कह रही थी, मोहब्बत इसी को कहती हैं कि अपने मर्द की खूबी से भी मोहब्बत हो और ख़राबी से भी, शहज़ोरी से भी मोहब्बत हो और कमज़ोरी से भी। अगर मोहब्बत ऐसी नहीं है तो फिर नापने तोलने वाली कोई कारोबारी चीज़ है। ऐसे वक्त मैंने उकाब की पेशानी पर शिकने देखकर उसकी सोच पड़ी। वो कभी मुझे और कभी रोमाना की तरफ देखकर सोच रहा था, ये क्या बात है। सारा फरीद से मुतासिर थी, सिर्फ मुतासिर होती तो कोई बात नहीं थी। वो तो ऐसी दीवानावार मोहब्बत करती थी कि उसकी खातिर उसने मुझसे झगड़ा किया, मगर अब ये फरीद मेयून और सारा मुंह फेरे खड़ी है। शायद फरीद की बेवफाई और फरेब को बर्दाश्त कर रही है। वो रोमाना की तरफ जाने लगा। रोमाना के गुलाबी होंठ कांप रहे थे। वो इन लम्हों को दिमाग से निकालने की कोशिश कर रही थी जो मेयून की तरह उसकी ज़िंदगी में आए थे। उकाब ने उसे मुखातिब किया, सारा क्या बात है, क्या तुम फरीद से मोहब्बत नहीं करती हो? सारा ने अपने होंठ भींच लिए, फिर भराई हुई आवाज़ में कहा, मैं एक बुज़दिल और हरजाई से मोहब्बत नहीं कर सकती। हमने गलत समझा था कि वो जासूस है, मगर ये सच है कि वो बुज़दिल है। यहाँ मेयून खतरे में थी और वो मेरे पास छुपा हुआ था। उसका हरजाईपन देखिए, अब उस मासूम लड़की को फ़रेब दे रहा है। उकाब ने मेयून को आवाज़ दी। मैंने मेयून को बाजुओं से उतार कर फर्श पर खड़ा कर दिया। वो बोली, यस मिस्टर ब्रांडो। उकाब आगे बढ़ते हुए बोला, बेटी, तुम्हारे अंदर रूहानी कुव्वतें हैं। तुम दोस्त और दुश्मन को पहचानती हो, फरीद को भी पहचानो। ये तुमसे मोहब्बत नहीं फ़रेब कर रहा है। वो अपनी मुतरन्नम आवाज़ में आहिस्तगी से बोली, नहीं मिस्टर ब्रांडो, मैं फ़रेब को नहीं समझती। अभी देवता की आगोश में मुझे ये ज्ञान हासिल हुआ कि खुदा ने मुझे मेरे वजूद के पहले लम्हा से फरीद के नाम लिख दिया था। अब ये अच्छा हो बुरा हो, मैं अपने हिस्से की वफ़ा निभाती रहूंगी। रोमाना ने आगे बढ़कर कहा, मेयून मेरी अच्छी बहन, इस दुनिया में रहकर अच्छे बुरे और खोटे खरे की तमीज़ करनी चाहिए। क्या तुम ऐसे शख्स को पसंद करोगी जो तुम्हारी मुसीबतों में काम ना आए? जिस वक्त तुम राइफलों और स्टेन गनों के दरमियान घिरी हुई थी, ये मेरे पास छुपा रहा। क्या इसका फ़र्ज़ नहीं था कि यह तुम्हारी मदद के लिए आता? नहीं, मेयून बड़ी सादगी से बोली, ऐसे वक्त फरीद को नहीं आना चाहिए था। जहाँ बचने बचाने की गुंजाइश ही ना हो, वहाँ मदद का सवाल ही पैदा नहीं होता। सारा, मैं तुमसे छोटी हूँ, मगर मोहब्बत का एक राज बताती हूँ कि अपने साथ अपनी मोहब्बत को ना मारो। अगर तुम्हें चारों तरफ से मौत घेर ले तो दुआ करो कि तुम्हारा महबूब जिंदा सलामत वहाँ से निकल जाए। इस तरह वो जब तक जिंदा रहेगा, तुम अपनी मौत के बाद भी उसके दिलो दिमाग में जिंदा रहोगी। मोहब्बत इसी को कहती हैं कि तुम मरने के बाद भी मर ना सको। रोमाना के दिमाग में जैसे रोशनियों के झमाके से होने लगे। ये भोली भाली सी लड़की कितनी गहरी बात कहती है कि अपने मरने के बाद कम अज़ कम उससे तो जिंदा रहने दो, जिसकी यादों में तुम हमेशा जिंदा रह सको। रोमाना की अजीब हालत थी। वो मुझे यूं देख रही थी जैसे किसी चीज़ को पाकर खो देने के बाद दोबारा देखा जाता है कि वो चीज़ उससे कितनी दूर हो गई है। और मैं मेयून को अपने एक बाजू के हल्का में लिए खड़ा था। मैंने कहा, मिस्टर ब्रांडो, आपकी बेटी मुझे बुज़दिल कहती है, मगर आप इससे पूछें। यही छुपने के लिए मुझे खुफिया पनाहगाह में ले गई थी। अगर छुपने का मकसद ये होता है कि खुफिया पनाहगाह में रहकर आप लोगों की जान बचाई जाए, तो फिर इसे जहानत और दिलेरी कह सकती हैं। लेकिन ऐसे वक्त जबकि जहाज़ के तमाम लोग कैद हो चुके थे, आपके खुफिया असला खाने पर दुश्मनों का कब्जा था, तो ऐसे वक्त आपकी बेटी छुपकर कोई कारनामा अंजाम नहीं दे सकती थी। अब आपकी साहिबजादी किस तरह दिलेरी दिखाना चाहती थी ये मैं बताता हूँ। जब पुलिस ऑफिसर ने यह धमकी दी कि 10 मिनट के अंदर सारा हाजिर नहीं होगी तो आपको गोली मार दी जाएगी, क्या आप ये चाहते थे कि सारा आपको बचाने के लिए आ जाए? हरगिज़ नहीं, ब्रांडो ने कहा। मैं दुआ कर रहा था कि सारा पनाहगाह से बाहर ना निकले, लेकिन आपकी बेटी बाहर जाने की जिद कर रही थी। मैंने उसे रोका तो बुज़दिल कहलाया। वो तो इत्तफाक से ये ताले का नंबर भूल गई, इसलिए बाहर ना निकल सकी। दूसरी बार मेयून प्रिंस की हवस भरी निगाहों के सामने आई तो ये सारा, जिसका आधा भी समझ में नहीं आता, फिर बाहर जाने के लिए मचल गई। मैंने फिर इसे जिद से बाज रखना चाहा तो मुझ पर बुज़दिली की मोहर लग गई। सवाल ये पैदा होता है कि ये खुद दिलेरी दिखाने कैसे बाहर निकल सकती थी, जबकि ताले का नंबर ही याद नहीं आ रहा था। देखिए मिस्टर ब्रांडो, किसी को भी इल्ज़ाम देना बहुत आसान है। मैं भी आसानी से इल्ज़ाम दे सकता हूँ कि सारा सिर्फ दिखावे की दिलेरी जानती है। खुद को दुश्मनों से महफूज रखने के लिए ताले का नंबर भूल गई
और जब मैदान साफ हो गया और फतह नसीब हुई तो फ़ौरन ही भूला हुआ नंबर याद आ गया। इस तरह मोहतरमा की नुमाइशी दिलेरी की लाज रह गई। रोमाना और अफसारा ने दुखे हुए दिल से कहा, फरीद बाय गॉड, मैं मक्कारी नहीं कर रही थी, सचमुच नंबर भूल गई थी। और सचमुच उसी वक्त नंबर याद आया जब हमारे लिए कोई खतरा नहीं रह गया था। तुम मुझे ऐसे वक्त इल्ज़ाम ना दो जबकि मैं एक बहुत बड़ी बाजी हार कर अपने अंदर टूट रही हूँ। मैं अपने आप को कभी मुआफ़ नहीं करूँगी। हजार जब्त के बावजूद उसकी आंखों में आंसू आए तो वो मुंह छुपाकर तेजी से अपने कैबिन की तरफ भाग गई। कहकों के शोर से गूंजने वाले माहौल में अचानक ही संजीदगी छा गई। बूढ़ा उकाब, मैं ही उनकी पुरस्रार कुव्वतों का तमाशा देख चुका था और मैं उसका महबूब था, इसलिए बूढ़ा उकाब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। उसने मेरा गुस्सा प्रिंस पर उतारा, अपने आदमियों को हुक्म दिया कि उसे मारकर समुंदर में फेंक दिया जाए। फिर वो अपनी बेटी के कैबिन की तरफ चला गया। मैंने अपनी रिस्ट वॉच देखी। रात के 11:15 हुए थे। यहाँ के वक्त के मुताबिक मुझे 12 बजे और रोमानिया के वक्त के मुताबिक 8 बजे मुझे सोनिया के पास पहुँचना था। मैंने स्केपर से पूछा, हम कब तक हांगकांग पहुँचेंगे? स्केपर ने अपनी रिस्ट वॉच को देखते हुए कहा, यूं तो ये जहाज़ 2 बजे पहुँच जाएगा, मगर कल दोपहर तक बंदरगाह की बर्थ पर इस जहाज़ को लंगर डालने की जगह मिलेगी। मैं मेयून का हाथ थामकर कैबिनों की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ बाप बेटी गुफ्तो शनीद में लगे हुए थे। मैंने उनकी सोचें पढ़ी। रोमाना बोली, पापा मैं बाजी जीत लूँगी, फरीद को मेयून से बहुत दूर ले जाऊँगी। नहीं सारा, जीतने का ये अंदाज गलत होगा। फरीद के साथ तुम भी गायब हो जाओगी तो मेयून को शुबा होगा। तुम्हें कुछ दिनों के लिए फरीद से दूर रहना होगा। आज रात 2 बजे हमारा जहाज़ हांगकांग से 2 मील के फासले पर बर्थ के इंतजार में रुक जाएगा। मेयून को ख्वाब आवर दवा के जरिए सुला दिया जाएगा। तुम फरीद को प्यार से बहलाकर मोटर बोट के जरिया मकाओ की तरफ ले जाना। वहाँ हमारे आदमी तुम दोनों के दुश्मन बनकर तुम्हें रिवॉल्वरों की जद पर हमारी पुरानी हवेली में ले जाएंगे। वहाँ फरीद को कैद कर दिया जाएगा। उसके सामने तुम्हें भी कैद करने के लिए वो लोग दूसरी जगह ले जाएंगे। यानी फरीद की नज़रों से ओझल होते ही तुम मेयून के बेदार होने से पहले जहाज़ में चली आना। जब मेयून पूछेगी तो उसे बताया जाएगा कि फरीद मना करने के बावजूद मोटर बोट लेकर तन्हा हांगकांग के साइल पर गया है। जहाज़ के तमाम लोग हमारी इस बात की तस्दीक करेंगे। मेयून उसकी वापसी का इंतज़ार करती रहेगी। हम उसे समझाते मनाते रहेंगे, अपनी मोहब्बतों से मुतासिर करते रहेंगे। फिर हम उस कश्ती में जाकर उसके बूढ़े बाप को इतनी दौलत देंगे कि वो मेयून को हमारे प्यार के साए में छोड़ने के लिए राज़ी हो जाएगा। अब बताओ ये कैसी प्लानिंग है? अच्छी प्लानिंग है पापा। कुछ दिनों के बाद मैं पुरानी हवेली में वापस जाऊंगी। वहाँ कैसे फरार होने का ड्रामा खेला जाएगा। हवेली से निकलकर पता चलेगा कि मेरे पापा बहरी सफ़र पर गए हैं। मेयून को तलाश किया जाएगा तो उसके बाप की कश्ती नहीं मिलेगी। आप मेयून के ख़ानदान को किसी अच्छी जगह मुंतकिल कर चुके होंगे। मेयून आपके साथ बहरी सफ़र में होगी। मैं फरीद को लेकर यूरोप चली जाऊंगी। बाप बेटी के मंसूबे सुनकर मेरा सर दुखने लगा। मैं उन्हें नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता था। उनकी पूरी प्लानिंग से वाकिफ़ होने के बाद ही मैं अपने तहफ़्फ़ुज़ और मेयून की भलाई के लिए कुछ कर सकता था। मैंने घड़ी देखी तो चौंक गया। सोनिया के पास पहुंचने में आध घंटा लेट हो गया था। मैंने फ़ौरन ही उसके दिमाग की तरफ छलांग लगाई।